हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल लाइफ एनिमे को। हाँ, ये एनिमे थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन सोचो कभी अगर आपको अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का मौका मिले, अपनी गलतियों को सुधारने का और खुद को वापस से समझने का, तो बस इस एनिमे में यही स्टोरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम एरेता काइजाकी होता है, जो की 27 ईयर्स का है और ये आजकल काफी परेशान सा रह रहा होता है क्योंकि उसकी पुरानी जॉब से इसे निकाल दिया गया था और अब इसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही होती है। फिर वो काफी ज्यादा इंटरव्यू देने का ट्राई करता है, लेकिन हर जगह से वो फेल हो जाता है और जब वो वापस घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे उसकी मम का कॉल आता है और वो उससे कह रही होती है कि वो अब से उसे कोई भी पैसे नहीं देंगी और कहते हैं कि अब तुम काफी बड़े हो चुके हो तो तुम्हें अपने खर्चे खुद ही देखने होंगे। जो सुनकर ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा मिलता है उसे जिसका नाम रियो के होता है, जो कि काइजाकी से कहता है कि वो रियल लाइफ लैब का एक मेंबर है और रियल लाइफ लैब ने काइजाकी को चुना है अपने टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर और अगर काइजाकी उनके लिए काम करेगा तो वो लोग उसके पूरे 1 साल का खर्चा उठाएंगे और उसे 1 साल के बाद जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और वो एकदम से कहता है कि आखिर मुझे करना क्या पड़ेगा इस टेस्ट के लिए। तभी वो बंदा अपनी जेब से एक पिल को निकालता है और कहता है कि तुम्हें वापस से 1 साल के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट बनना पड़ेगा और तुम्हें 1 साल के लिए स्कूल की जिंदगी जीनी पड़ेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो काइजाकी होता है वो सुबह उठकर देखता है कि वो अब काफी ज्यादा यंग दिख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो काफी छोटा लग रहा हूँ। और वो काफी हैरान होकर आसपास देखने लगता है और वो देखता है जो पिल उसने कल रात रखी थी और जैसे ही वो उसे उठाता है तो उसमें वहाँ पर कोई भी पिल नहीं होती। फिर उसे याद आता है कि रात में उसने पी रखी थी तो शायद उसने रात में ही उस दवाई को खा लिया होगा और उसी वजह से शायद से वो यंग हो चुका है। जिसके बाद वहाँ पर रियो के आ जाता है और वो काइजाकी से सभी कुछ समझाते हुए कह रहा होता है कि अब वो 17 साल यंग हो चुका है तो अब उसे हाई स्कूल में जाना होगा जो कि वो लोग ही प्रोवाइड करेंगे और उसे 1 साल तक स्कूल लाइफ जीनी पड़ेगी। और फिर वो उसे कॉन्टेक्ट को दिखाकर कहता है कि उसे तुम्हें यहाँ पर साइन करना होगा और काइजाकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि इसे अब ये साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि अब वो पीछे नहीं हट सकता और काइजाकी यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और मान जाता है ये सारी चीजों को करने के लिए। जिसके बाद काइजाकी यहाँ पर स्कूल में पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि वो 3rd ईयर हाई स्कूल का स्टूडेंट है और वो उस क्लास में जाकर बैठता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर रियो को भी देखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और जिसे देखकर वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बड़ा है या छोटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर क्लास में टीचर आ जाती है और वो कहती है कि आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पर सबसे पहले एक लड़की खड़ी होती है जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नाम बताती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की का नाम चिजुरू होता है। जिसके बाद काइजाकी का नंबर आता है और वो भी अपना एरेटा काइजाकी नाम बताता है और कहता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि इस साल यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। और उसके बाद एक और लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम रेना कारेयू होता है और उसके बाद एक और लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम काजुमी होता है और उसके बाद एक और लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम एन ओनोया होता है और ये भी एक ट्रांसफर स्टूडेंट होती है। जिसके बाद उनकी टीचर कहती है कि आज तुम्हारा एक टेस्ट होगा, लेकिन जो काइजाकी होता है वो यहाँ पर अपनी पेन लाना भूल गया होता है और तभी उसकी टीचर उसके पास आकर कहती है कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और जैसे उसका बैग उसको चेक करती है जहाँ पर उसे उसमें से एक सिगरेट का बॉक्स मिलता है जो देखकर काइजाकी कहता है कि मेरी हैबिट है सिगरेट को खरीदना। ये चीज को वो गलती से बोल देता है और फिर उसे याद आता है कि वो अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। लेकिन उसकी टीचर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से हो जाती है और उससे कहती है कि छुट्टी के बाद तुम मुझसे मिलकर जाओगे, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर इनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काइजाकी के पास यहाँ पर अभी भी पेंसिल नहीं होता है। तभी वहाँ पर जो रेन होती है वो उसकी हेल्प करती है और उसे यहाँ पर अपनी पेंसिल देती है और कहती है कि तुम इसे यूज कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ से लास्ट में छुट्टी होती है और यहाँ पर चुपके से काइजाकी घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी टीचर चुप उसे पकड़ लेती है और उसे रोकर कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर वो उसे स्टाफ रूम में लेके आती है और उसे सब कुछ समझाने लगती है। जिसके बाद काइजाकी उसकी एज के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसकी टीचर उसे बताती है कि इस साल वो 25 की हो जाएंगी। जिसके बाद काइजाकी उसकी तारीफ करते हुए कह रहा होता है कि वो काफी अच्छा काम कर रही हैं, जो सुनकर उसकी टीचर काफी खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी काइजाकी नोटिस करता है कि वहाँ पर एक और लड़की सेम डायलॉग बोल रही होती है। लेकिन तभी उसकी टीचर उससे कहती है कि कल तुम ये एप्लीकेशन भर के लाओगे, तुम्हारी जो गलती है उसके लिए। जो लेकर काइजाकी यहाँ से चला जाता है और यहाँ से बाहर जाते हुए रियो उसे मिलता है, जिसे देखकर वो पूछता है कि आखिर वो है कौन, एक एडल्ट है या फिर टीनेजर है। तो रियो उसे बताता है कि वो एक एडल्ट है, लेकिन वो यहाँ पर आया है उसे देखने के लिए और उसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। जिसके बाद वो अपने बारे में काफी कुछ बताता है और वो कहता है कि वो पिछले 1 साल से ट्रेनिंग भी ले रहा था स्कूल में, इसीलिए वो 1 साल पहले आया था यहाँ पर। जिसके बाद काइजाकी उसे पूछ रहा होता है कि आखिर 3rd ईयर ही क्यों चुना गया मेरे लिए, क्योंकि जबकि ये इतना हार्ड है। जिसके बाद रियो बताता है कि रियल लाइफ का जो गोल है वो यही है कि लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को फिर से जी सके और अपने फ्यूचर को काफी अच्छा कर सके, तो आखिर ये हार्ड कैसे ही नहीं होगा। और रियो कहता है कि अब
ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे सेफ खेलना चाहते हो, 1 साल तक जीना चाहते हो, या फिर इसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो। जिसके बाद काइजाकी कहता है कि मुझे बस एक्सपेंसेस चाहिए 1 साल तक और बस उसके बाद जॉब मिल जाए। जो सुनकर रियो कहता है तो ठीक है, आज के बाद हम एक दूसरे से सिंपली बात करेंगे जैसे कि स्कूल में हम स्टूडेंट्स हो, और मुझ पर तुम ज्यादा डिपेंड मत रहना और कोशिश करना कि तुम पूरे 1 साल तक जी सको, नहीं तो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का कोई भी फायदा नहीं होगा। और फिर वो उसे गुड बाय कहता है और कहता है कि कल मिलते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो काइजाकी होता है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि जो क्लास के सीआर है वो चूज हो चुके होते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो सीआर बने हैं वो काजुओमी और चियोरू होते हैं, और उनके टेस्ट के मार्क्स भी आ चुके होते हैं, जिसमें काइजाकी हर सब्जेक्ट में फेल हो चुका होता है और मैथ्स में तो सिर्फ उसके 4 मार्क्स आए होते हैं। और वो जैसे ही साइड में देखता है जहाँ पर रैन होती है वो काफी गुस्से में लग रही होती है क्योंकि वो सीआर नहीं बन पाई होती है, लेकिन चिजुरू बन चुकी होती है। तभी उनकी टीचर बता रही होती है कि जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट के फिर से टेस्ट देंगे, और ये तब तक देना होगा जब तक वो पास न हो जाए और 50 से ज्यादा मार्क्स न ला पाए। जो सुन के काइजाकी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर इतने मार्क्स कैसे लाएगा। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है, तब वो भी जान के हैरान हो जाते हैं कि आखिर मैथ्स में कोई 4 मार्क्स कैसे ला सकता है, आखिर ऐसा कैसे कोई फेल हो सकता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो एन होती है वो भी यहाँ पर फेल हो चुकी होती है, और वो भी सभी सब्जेक्ट्स में, और उसके तो मैथ्स में सिर्फ 2 मार्क्स आए होते हैं जो कि काइजाकी से भी कम है। जो देख के यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि क्लास में सिर्फ काइजाकी ही नहीं है बल्कि एक और लड़की है जो इतने कम मार्क्स ला सकती है। जिसके बाद यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है जहाँ पर जो एन है वो काइजाकी को इन्वाइट करती है लंच करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर काजुओमी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हमें एक साथ ज्वाइन करना चाहिए, हम तीनों के बीच जान पहचान भी हो जाएगी। जहाँ पर ये तीनों लोग साथ में चलने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पर वो लोग रैन से भी पूछते हैं लेकिन वो मना कर देती है साथ में जाने के लिए। फिर ये लोग साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एन कह रही होती है कि काजुओमी तुम्हारा और रैन का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तो वो कहता है कि नहीं। तो फिर ये कहती है कि तुमने जो इयरिंग पहनी है आखिर उसका क्या चक्कर है? तो वो कहता है क्या तुमने ये सब कुछ भी नोटिस किया? लेकिन फिर वो कहता है कि ये जो इयरिंग है लास्ट ईयर मेरा भाई लेकर आया था, लेकिन वो अपने साथ 2 को लेकर आया था, जिसमें से मैंने एक अपने साथ रख ली और दूसरी मेरे पास ऐसे ही पड़ी थी तो मैंने रैन को दे दी थी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हमें चिजुरू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर लंच करने के लिए आई होती है, लेकिन वो अपने साथ पैसे लाना भूल चुकी होती है, जिस वजह से वो अपने लिए लंच नहीं खरीद पाती। और ये सारी चीजों को होती है काइजाकी देख लेता है और काइजाकी जाकर उसकी मदद करता है। तो काइजाकी यहाँ पर उसको पैसे देता है, जहाँ पर चिजुरू कहती है कि मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। और यहाँ पर काइजाकी चिजुरू को देखकर थोड़ा सा ब्लश कर रहा होता है और वो मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये कैसी फीलिंग थी। फिर यहाँ पर काइजाकी वापस से टेबल पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर एन अपने फोन को निकालती है, जो देखकर काइजाकी कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर फोन कैसे ले आई? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया ऐसे तो वो तुम्हारा फोन ले लेंगे। तो एन उसे बताती है कि नहीं, हम सिर्फ क्लास के वक्त अपने फोन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे बाहर तो यूज कर ही सकते हैं। और काइजाकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कब से हो गया? जब मैं हाई स्कूल में था तब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ करता था, अगर हम साथ में लेकर आते थे तो हमसे तो तुरंत ही छीन लिया जाते थे फोन। फिर वो तीनों आपस में अपने फोन नंबर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर हमें अगले सीन में काइजाकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्टाफ रूम के पास जा रहा होता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसको अपॉलॉजी लेटर दिया गया था, तो वो वही सबमिट करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर चिजुरू से वापस से मिलता है, जहाँ पर चिजुरू से देखकर कहती है कि मनी लैंडर बॉय, मार्क 4 और सिगरेट गाय। जो सुनकर ये कहता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्या बुला रही हो? क्या कोई अच्छे नाम से नहीं बुला सकती? क्या तुम्हें मेरे बारे में सिर्फ फालतू की चीजें याद है? तो वो कहती है लेकिन मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता, जहाँ पर काइजाकी अपना नाम बताता है। जो सुनकर वो कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम याद कर लिया, अब मैं तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी तुम्हें। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो चिजुरू है वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप की है, जहाँ पर इसका कोई फ्रेंड भी नहीं होता, और ये सारी चीजें वो काइजाकी को बता रही होती है। और ये सारी चीजों को बताते हुए वो काफी दुखी भी लग रही होती है, लेकिन काइजाकी इसे देखकर थोड़ा सा मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बस थोड़ा सा स्माइल रखो अपने फेस के ऊपर। जिसके बाद जो चिजुरू होती है वो स्माइल करने का ट्राई करती है, लेकिन वो काफी अजीब तरीके से हंस रही होती है, जो देखकर काइजाकी कहता है कि तुम रहने ही दो, स्माइल वगैरह ये सब फालतू की चीज होती है, तुम बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो। जिसके बाद चिजुरू काइजाकी से कहती है क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे? जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए? तो वो कहती है कि हाँ, मैं फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और काइजाकी से अपना फ्रेंड बनने के लिए कहती है। जिसके बाद ये दोनों अपने फोन नंबर को एक्सचेंज करते हैं, और ये सारी चीजों को होते हुए पीछे से ये देख रहा होता है। जिसके बाद हम अगला सीन देखते हैं, जहाँ पर काइजाकी घर पर आ चुका होता है, जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो पढ़ाई करते हुए काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो सिगरेट पीने की ट्राई करता है, लेकिन उसे तभी अपनी टीचर की शक्ल याद आ जाती है, जिसने कि इसे मना किया था ये करने के लिए। जिसके बाद वो रियो को कॉल लगाता है और उससे बातचीत करता है, जहाँ पर रियो उसे कह रहा होता है कि तुम अभी टीनेजर बन चुके हो तो तुम्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब तुम सिगरेट बाय भी नहीं कर सकते, और ऐसी सारी बातें चली रही होती है। उसके बाद वो कहता है कि चिजुरू को तुमने आज स्माइल करवाया तो अब तुम्हें ऐसा कैसा फील हो रहा है? यहाँ पर काइजाकी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता
कहता है क्या तुम ये सारी चीजों को होते हुए देख रहे थे? तो रियो कहता है कि जो चिजुरू है वो लास्ट ईयर मेरे क्लास में ही थी और वो किसी से बात वगैरह भी नहीं करती थी और वो काफी इंट्रोवर्ट और शाय है, और अगर तुम सिगरेट वगैरह छोड़ दोगे तो ये चिजुरू को काफी अच्छा लगेगा। और वो पूछता है क्या वो तुम्हारे टाइप की है? तो काइसाकी कहता है कि ऐसी फालतू बातें मेरे साथ मत करो अभी। जिसके बाद रियो कहता है कि 1 साल तक तुम जो चाहे वो कर सकते हो, चाहे तो फ्रेंड बनना हो या कुछ भी करो, लेकिन ये याद रखना कि 1 साल बाद जिनके साथ भी तुमने इंटरेक्ट किया है इस 1 साल में, वो सारी मेमोरीज को 1 साल बाद इरेज कर दिया जाएगा और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश भी की रियल लाइफ के बारे में या फिर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो सुनकर काइसाकी कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो तुम मेरी मेमोरीज को मिटा दोगे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ा हुआ है तो मुझे ये सारी चीजें बताने की कोई भी जरूरत नहीं। जिसके बाद रियो कहता है अगर हमने तुम्हारी मेमोरीज को इरेज कर दिया तो रियल लाइफ का जो एक्सपेरिमेंट है उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो यही देखने के लिए है कि क्या तुम अपनी लाइफ को फिर से सुधार पाओगे या फिर नहीं। और फिर लास्ट में कहता है कि अभी तुम्हें ये सारी चीजों को किसी को भी नहीं बताना है, अगर फिर तुमने जो बताया तो फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा आगे। जो सुनकर काइसाकी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है और फोन काट देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर चिजुरू का टेक्स्ट आता है और काइसाकी यहाँ पर उससे टेक्स्ट पर बातें कर रहा होता है और उससे बातें करने के साथ वो यहाँ पर ब्रश भी कर रहा होता है और बात करने के बाद वो अपना फोन साइड में रख देता है और सिगरेट का डब्बा भी बंद कर देता है और फिर से पढ़ाई करने लग जाता है। हम यहाँ पर काइसाकी को देखते हैं जो कि स्कूल में आ चुका होता है, जहाँ पर उसे एक लेटर भी मिलता है, जहाँ पर उस लेटर को खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ये जरूर चिजुरू ने भेजा होगा क्योंकि उस लेटर में पैसे रखे हुए होते हैं जो कि उसने लास्ट एपिसोड में उसे दिए थे। जिसके बाद वो क्लास में जाकर चिजुरू से बातचीत करता है और उसे वो लेटर दिखाते हुए कह रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है। तो चिजुरू से बताती है कि मैंने जो कल तुमसे पैसे लिए थे वो मैं तुम्हें वापस लौटाना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं किसी अलग तरीके से तुम्हें वापस पैसे दूं, तो मैंने कुछ अलग तरीके से तुम्हारे पैसे को वापस तुम्हें देना चाहा। जिस पर काइसाकी कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे ये काफी फनी लग रहा था। और ये सारी चीजों को होते हुए यहाँ पर रियो देख रहा होता है और जैसे ही काइसाकी उसके साइड से जा रहा होता है तब रियो भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जिसे देखकर काइसाकी वहाँ से चला जाता है और मन में कह रहा होता है कि रियो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम सोच रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वापस से टेस्ट पेपर आ चुके होते हैं जिसमें काइसाकी वापस से सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका होता है। जो देखकर काजुओमी होता है वो काफी गुस्से हो जाता है और वो काइसाकी कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस से फेल हो जाओगे, लेकिन एना वैसे तुम भी फेल हो गई इसमें। जो सुनकर ये दोनों फिर से उसे स्माइल देते हैं काफी अजीब तरीके से। जो देखकर काजुओमी वापस से काफी गुस्से हो जाता है और कहता है मैंने तुम लोगों को जो भी पढ़ा है वो सारा बेकार ही चला गया। और वहाँ पर रेन भी आ जाती है और आने के साथ कहती है क्या तुम फिर से फेल हो गए? तो काजुओमी बताता है कि जब मैं इन लोगों को कल पढ़ा रहा था तब ये लोग सिर्फ मुझे बार बार टोक रहे थे और तुम्हारे बारे में सारी चीजों को पूछ रहे थे, लेकिन जैसे ही काजुओमी सारी चीजों को बताने वाला होता है तभी काइसाकी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा चीजों को उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हम सब कल क्या बात कर रहे थे। अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ पर माहौल सारा ऑकवर्ड हो जाएगा। और इसी बीच ये सारी चीजें चली रही होती हैं तभी वहाँ पर चिजुरू आ जाती है और काजुओमी से कह रही होती है कि टीचर ने हमें स्टाफ रूम में बुलाया है। और जैसे ही चिजुरू वहाँ पर काइसाकी के टेस्ट पेपर्स को देखती है और कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम्हारा तो उससे भी कम IQ लेवल है, आखिर तुम इतने कम मार्क्स कैसे हिला सकते हो। जिसके बाद काजुओमी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जो काइसाकी होता है वो थोड़ा गुस्से हो जाता है और काजुओमी से कह रहा होता है कि मेरे लिए ये स्कूल नया है तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये सारे टेस्ट को देने के लिए मुझे थोड़ा सा और टाइम लेना पड़ेगा, फिर मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। जिसके बाद काजुओमी और चिजुरू यहाँ से जा रहे होते हैं तो काजुओमी यहाँ पर चिजुरू से कह रहा होता है कि तुम मुझे काजू भी बुला सकती हो और चिजुरू उसे काजू बोलती है। जो सुनकर काजुओमी यहाँ पर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे ये नाम से मुझे बुलाया और ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर जो चिजुरू होती है वो रेन को देखती है और उसे याद आता है कि काइसाकी ने उससे बोला था कि तुम्हें लोगों के सामने थोड़ा सा स्माइल करना चाहिए जिससे तुम्हारे काफी फ्रेंड्स बन सकते हैं। और यही सोचकर यहाँ पर चिजुरू रेन को देखकर स्माइल करती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर चिजुरू काफी भयानक तरीके से स्माइल कर रही होती है, जिसे देखकर रेन होती है वो काफी गुस्से हो जाती है और कहती है क्या ये मुझे चिढ़ाना चाहती है। जो सारी चीजों को होते हुए काइसाकी देख लेता है और काइसाकी रेन से कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है रेन, तुम चिजुरू को कुछ गलत मत समझना। लेकिन फिर रेन कह रही होती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्या तुमने चिजुरू की स्माइल देखी? कोई पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है जिसे स्माइल करना भी ना आता हो। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होते हैं क्योंकि उनका वहाँ पर फिजिकल टेस्ट होने वाला होता है, जहाँ पर सभी लोगों को बॉल फेंकने का टेस्ट होता है पहला, जहाँ पर वो जितने दूर तक बॉल को फेंकेंगे उसको नापा जाएगा। जिसके बाद कुछ बच्चे आते हैं और बॉल को फेंकते हैं जिनके मीटर्स वगैरह भी नापे जाते हैं। उसके बाद काजुओमी का नंबर आता है जो अपना पूरा जोर लगाकर बॉल को फेंकता है, लेकिन उसकी बॉल थोड़ी दूर जाकर ही गिर जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि काजुओमी यहाँ पर थोड़ा सा नाराज हो जाता है, जो देखकर उसका टीचर कहता है कि काजुओमी तुम्हें पढ़ाई छोड़कर थोड़े और चीजों में भी ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी फिटनेस बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ पर काजुओमी अपने टीचर से कहता है कि आपको पता तो है मैं फिजिकल चीजों में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। जहाँ पर काइसाकी उसे देखकर कह रहा होता है कि अच्छा जो हमारा सीआर है वो हर चीज में अच्छा तो नहीं है, और ऐसे ही उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जिसके बाद काइसाकी का नंबर आता है बॉल फेंकने के लिए और काइसाकी यहाँ पर सोच रहा
रहा होता है कि अब इन छोटे बच्चों को लेसन देने का वक्त आ गया है। और काइजाकी यहाँ पर काफी जोश में बॉल फेंकने जा ही रहा होता है, तभी उसके कंधे में मोच आती है और उसका बॉल वहीं पर गिर जाता है। और वो कहता है कि आखिर मेरे कंधे में इतना दर्द क्यों हो रहा है, जिस वजह से उसका स्कोर काजुओमी से भी कम हो जाता है। काजुओमी ने यहाँ पर 2 मीटर दूर बॉल फेंकी थी, लेकिन काइजाकी यहाँ पर सिर्फ 1 ही मीटर फेंक पाता है, जो देखकर काजुओमी यहाँ पर काइजाकी से कह रहा होता है कि तुम्हें जो अपना मुंह है वो बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि तुम खुद स्पोर्ट्स में मेरे से भी ज्यादा बेकार हो। और इसके बाद यहाँ पर रनिंग भी कराई जाती है, जहाँ पर जो रेन है उसका स्कोर 7.38 सेकंड आता है, जो कि सबसे ज्यादा तेज होता है। तभी दूसरी तरफ काइजाकी और काजुओमी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि बाकी लड़कियों की भी यहाँ पर रनिंग हो रही होती है, जहाँ पर एक लड़की का स्कोर रेन से भी कम आया होता है। जहाँ पर काजुओमी काइजाकी से बता रहा होता है कि ये जो लड़की है वो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है, और ये जो है वो रेन से भी काफी अच्छी है स्पोर्ट्स में, और जो रेन है वो वाइस कैप्टन है वॉलीबॉल टीम की। जिसके बाद काइजाकी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ये रेन के लिए काफी टफ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो चिजुरू होती है वो रेन के पास आती है, लेकिन रेन उसे देखकर ही घूम जाती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी चिजुरू उसे बुलाते हुए कहती है कि रेड हेयर गर्ल 7.38 सेकंड, जो सुनकर रेन पीछे घूमती है और कहती है तुम्हें मेरे नाम से मुझे बुलाना चाहिए, ये सारी क्या फालतू चीजें से मुझे बुला रही हो। जिसके बाद चिजुरू कहती है कि अगर तुम मुझे अपना नाम बताओगी तो फिर मैं तुम्हें अगली बार तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी। और फिर से वो भयानक सी स्माइल करती है, जो देखकर रेन कहती है कि फिर से ये घटिया स्माइल, मुझे पता है कि ये मेरा मजाक उड़ाना चाहती है। लेकिन फिर भी रेन अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जो चिजुरू होती है वो स्टॉप वॉच उसे दे देती है और कहती है कि मैं सभी लोगों की टाइमिंग को नाप रही थी, तो अब मेरी रेस है तो तुम्हें ये करना होगा। और फिर हम यहाँ पर रियो और काइजाकी को देखते हैं, जहाँ पर काइजाकी रियो के मार्क्स लेता है और कहता है कि तुमने फिर से वही एग्जैक्ट एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं, आखिर तुम ये कैसे कर लेते हो। तो रियो कहता है कि तुम भूल रहे हो, मैं पिछले 1 साल से स्कूल में आ रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बिल्कुल आसान है। तो रियो कहता है कि तुम थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी चाहे 17 ईयर्स की हो, लेकिन जो तुम्हारी एज है वो अभी भी 27 की ही है, और तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी भी अभी 27 की ही है। जो सुनकर काइजाकी कहता है कि 27 इतना भी ओल्ड नहीं है जितना कि तुम कह रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर काइजाकी रेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर काइजाकी रेस के स्टार्ट होते ही सबके आगे होता है और कहता है कि इस रेस में मेरे आगे कोई भी नहीं है, मैं आराम से इस रेस को जीत जाऊंगा। तभी उसका पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। फिर हमें स्कूल के नेक्स्ट डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर काइजाकी चिजुरू को स्कूल जाते हुए देख रहा होता है और वो उसके पास चला जाता है और उससे बात करने का ट्राई कर रहा होता है। और वो चिजुरू से पूछ रहा होता है क्या तुम अकेली जा रही हो, तुम्हारे साथ कोई आता नहीं है क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मैं हमेशा अकेले ही आती हूँ। तो काइजाकी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी अकेला ही आता हूँ। जो सुनकर चिजुरू कहती है कि तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो, ये तुम्हारे लिए आम बात है, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर आते हुए काफी टाइम हो गया है, फिर भी मैं अकेले ही आती हूँ। फिर वो कहती है क्या तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई। तो काइजाकी कहता है कि नहीं, अभी तक ठीक तो नहीं हुई। तो चिजुरू कहती है ये काफी अजीब बात है, तुम्हारी एज के हिसाब से अभी तक तो ठीक होने जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी जो चोट है वो काफी टाइम ले रही है ठीक होने में। तो काइजाकी ये सारी चीजों को देखते हुए काफी परेशान होता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये दोनों स्कूल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काइजाकी और चिजुरू को यहाँ पर बात करते हुए रेन देख लेती है और वो नोटिस करती है कि जो चिजुरू है वो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह स्माइल कर रही होती है, जो देखकर वो काफी शॉक होती है और मन में ही सोच रही होती है कि बिल्कुल नॉर्मल स्माइल कर रही है, लेकिन जब वो मेरे साथ होती है तब वो मुझे इतनी क्रीपी स्माइल क्यों देती है। और यहाँ पर चिजुरू रेन को देखकर कहती है कि गुड मॉर्निंग रेन, और फिर से उसे वो क्रीपी स्माइल दिखाती है, जो देखकर रेन कहती है कि नहीं, फिर से नहीं, यही इसकी भयानक स्माइल, और कहती है कि मैं समझ गई, ये बाकी लोगों के साथ नॉर्मल स्माइल करती है, लेकिन लड़कियों के साथ बिल्कुल ऐसा ही बात करती है ये, और अपनी सड़ी हुई स्माइल ही दिखाती है। और फिर से हमें यहाँ पर रियो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी कुछ रिपोर्ट्स को लिख रहा होता है, जिसमें वो काइजाकी के जो इवेंट्स हैं, मतलब कि स्कूल में जो जो चीजें उसने की है वो सारी चीजों को वो लिख रहा है, जिसमें वो लिख रहा होता है कि आज भी कुछ स्पेशल नहीं हुआ, 1 महीना बीत चुका है, और कहता है कि काइजाकी जो है लोगों के साथ नॉर्मली बिहेव कर रहा है, फ्रेंड्स वगैरह भी बना लिए हैं, और ये यहाँ पर काजुओमी और रेना के बारे में बात कर रहा होता है। और ये सारी चीजों को देखते हुए वो कहता है कि ये अच्छी बात है, जो काइजाकी है वो पहले से अच्छा स्माइल कर रहा है। पहले तो वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन था, लेकिन अब वो काफी खुश लग रहा है। और इसी के साथ रियो अपनी रिपोर्ट को भी कंप्लीट करता है। हमें यहाँ पर रेना को दिखाया जाता है, जिसको की क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना था, जिससे कि वो काजुओमी के साथ रह सके, क्योंकि वो काजुओमी को पसंद करती थी, लेकिन वो यहाँ पर सीआर नहीं बन पाती और उसकी जगह पर चिजुरू बन जाती है, जिस वजह से वो अब काजुओमी के साथ नहीं रह सकती। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काजुओमी रेन के पास आता है और उससे कुछ बातचीत करता है, लेकिन उसे कुछ काम होता है तो वो वहाँ से आगे चला जाता है, और तभी वहाँ पर चिजुरू आ जाती है, जहाँ पर रेन उसको देखती है और चिजुरू भी उसे देखकर स्माइल करती है। और हम देखते हैं कि चिजुरू यहाँ पर काफी भयानक सी स्माइल दे रही होती है, जो देखकर रेन यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि फिर से मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेन है वो लंच कर रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि जो होने का है उसने उसे स्पोर्ट्स में हरा दिया, और जो चिजुरू है वो उसे पढ़ाई में हरा देती है, जिस वजह से वो अब क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की नहीं रही, और कहती है कि इन दोनों ने मुझसे मेरी दोनों चीजें छीन ली, लेकिन एक बार तो
मैं हानाका को पसंद भी कर लूं, लेकिन जो चिजुरू है मैं इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये हमेशा जैसे भी मुझे देखती है तो बार बार मुझे चिढ़ाती रहती है और हर समय काजुओमी के साथ रहती है। और फिर हमें अगला सीन दिखा जाता है जहाँ पर काइसाकी एन और काजुओमी के साथ रहता है, जहाँ पर काजुओमी उन दोनों के टेस्ट पेपर्स को देख रहा होता है और काजुओमी कहता है कि तुम दोनों फिर से फेल हो गए, इसको मिलाकर तुम लोग 3 बार फेल हुए हो, आखिर तुम लोग कब पास हो गए। जिसके बाद काइसाकी कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर पास हो जाएंगे। लेकिन तभी काजुओमी कहता है कि वो देखो चिजुरू वहाँ पर बैठी है, वो अकेले लंच कर रही है, आखिर वो अकेले क्यों बैठी है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं चिजुरू को बुलाता हूँ और मेरे साथ ले आता हूँ यहाँ पर, वो शायद मेरी तुम्हें पढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर पाए, जिस वजह से शायद तुम लोग पास हो जाओ। लेकिन काइसाकी उसको वहाँ पर जाने से रोक लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइसाकी घर पर होता है, जहाँ पर वो चिजुरू को टेस्ट करता है और वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम स्कूल में अकेले बैठकर लंच करती हो। तो चिजुरू कहती है कि हाँ मैं अकेले बैठकर ही करती हूँ। जो सुनकर काइसाकी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कितने सिंपल तरीके से आंसर दे रही है। जिसके बाद चिजुरू काइसाकी से कह रही होती है कि मैं और रेन आपस में ऐसे आजकल मिलने लगे हैं, जहाँ पर काइसाकी सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जैसे ये है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये दोनों आपस में बातें भी करते होंगे, और ऐसी ही सारी चीजों को सोच रहा होता है और कहता है कि जो चिजुरू है वो हमेशा अकेले रहती है और वो तो लंच भी अकेले ही करती है, आखिर मैं क्या करूँ। और फिर वो रियो को कॉल लगाता है और वो उससे कहता है कि तुम चिजुरू के साथ लंच वगैरह किया करो, जिससे कि उसे अकेला फील ना हो। लेकिन रियो उसे बिल्कुल मुंह पर ही मना कर देता है, जहाँ पर काइसाकी उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन रियो कहता है कि मुझे तुम्हारे पर नजर भी रखनी होती है और मुझे अपने काम वगैरह भी करना होता है, इसलिए मैं चिजुरू के साथ ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइसाकी यहाँ पर स्कूल आ जाता है। वहाँ पर काजुओमी उसे मिलता है, जो उसे कह रहा होता है कि ये पेपर को सॉल्व कर देना, मुझे काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर चिजुरू भी आ जाती है काजुओमी को बुलाने के लिए, तो फिर काजुओमी भी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो चिजुरू है वो रेन को देखती है और वहीं पर ही रुक जाती है और वो उससे हाई कहती है। लेकिन उसे हाई कहने के साथ ही रेन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो काफी गुस्सा हो जाती है और बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर रेन वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है और ये सोच ही रही होती है कि पहले काफी अच्छा हुआ करता था जब वो काजुओमी के साथ रहती थी, और लास्ट ईयर काफी अच्छा चल रहा था जब वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी। लेकिन चिजुरू की वजह से वो काजुओमी के साथ अब नहीं रह पा रही, जिस वजह से ये चिजुरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और यही सारी चीजों को सोचते हुए परेशान हो रही होती है। और फिर हम यहाँ पर काइसाकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर पेपर को सॉल्व कर रहा होता है, जो कि उसको काजुओमी ने दिया था। यहाँ पर काफी देर हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर रेन क्लासरूम की कीज को रखने जा रही होती है। लेकिन वो वहाँ पर देखती है कि जो चिजुरू है वो अभी भी स्टाफ रूम में ही है, क्योंकि उसका बैग वहाँ पर पड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर रेन काफी गुस्से में होती है, जिस वजह से वो सोच रही होती है कि अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, जिस वजह से वो उसका बैग वहाँ से उठाकर जाने लगती है और उस बैग को उठाकर यहाँ से भागने लगती है, ताकि चिजुरू का बैग उसे न मिल पाए और वो काफी परेशान फील करे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से भाग रही होती है, वहाँ पर काइसाकी आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें पता है ये कीज मैं कहाँ पर रखूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आखिर मैं यहाँ पर कहाँ पर रखूं। तो रेन कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम किसी टीचर से पूछ लो, क्योंकि मैं काफी जल्दी में हूँ। लेकिन जो काइसाकी है वो उसके हाथ में दो बैग को देख लेता है, तो वो उससे पूछता है कि एक बैग तुम्हारा है लेकिन ये दूसरा उसका है। तो रेन कहती है कि ये मेरा ही है, ये मेरा स्पोर्ट्स बैग है। लेकिन काइसाकी उससे रोकता है और कहता है नहीं, ये चिजुरू का बैग है, ये मुझे पता है। जो सुनकर रेन यहाँ पर काफी घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसका पैर फिसल जाता है सीढ़ियों में, और जैसे ही वो गिरने वाली होती है काइसाकी उसे बचा लेता है, और जैसे ही उसको बचाने में उसका पैर भी फिसल जाता है और दोनों वहाँ पर ही गिर जाते हैं। जिसके बाद हमें चिजुरू को देखते हैं जो कि स्टाफ रूम से बाहर आती है, जहाँ पर उसे उसका बैग नहीं मिल रहा होता, जिस वजह से वो ढूंढ रही होती है कि आखिर उसका बैग कहाँ पर है। और तभी उसे आवाज आती है और कहती है कि आखिर ये कैसी आवाज है, और जैसे ही वो उस आवाज का पीछा करती है तो वहाँ पर सीढ़ियों पर काइसाकी और रेन को देखती है, जो कि वहाँ पर गिरे होते हैं। और ये सारी चीजों को देखकर जो चिजुरू है वो काफी हैरान हो जाती है। हम यहाँ पर चिजुरू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना बैग को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और वो जैसे ही बाहर जाकर देखती है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ पर सीढ़ियों के नीचे गिरे होते हैं काइसाकी और रेन, जिन्हें देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर काइसाकी को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है, जो कि उससे कह रही होती है कि चिजुरू उन दोनों को वहाँ पर लेकर आई है, वो दोनों सीढ़ियों के पास गिरे हुए थे, अगर तुम चिजुरू को मिलो तो उसे थैंक्स जरूर कहना। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर काइसाकी रेन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि क्या ये उसका बैग चुराने की कोशिश कर रही थी। और ये बोलते हुए उसे एक पास का सीन याद आता है, जहाँ पर वो एक कंपनी में काम करता था, जहाँ पर उसकी एक सीनियर थी जिसके कोवर्कर्स उसे जला करते थे। और फिर काइसाकी यहाँ पर देखता है कि जो रेन है वो यहाँ पर जग चुकी है, और वो रेन से क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछे ही जा रहा होता है कि आखिर तुम उसका बैग क्यों चुरा रही थी, क्या तुम उसमें से कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी। तो रेन कहती है कि नहीं, मैं उसको चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी, और कहती है कि वो सिर्फ चिजुरू को थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी। जो सुनकर जो काइसाकी है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसे दुख हो रहा होता है रेन के लिए। और फिर वो रेन से कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो एक एडल्ट की तरह उसे भाषण दिए जा रहा होता है। जो सुनकर रेन यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है और वो काइसाकी से कहती है कि मुझे लेक्चर देना बंद करो। जिसके बाद वो यहाँ
यहाँ पर काफी सैड हो जाती है और कहती है कि रोनका ने मुझे स्पोर्ट्स में हरा दिया और जो चिजुरू है उसने मुझे पढ़ाई वगैरह में हरा दिया, जिस वजह से मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बन पाई और ये दोनों तो मुझे थ्रेड के रूप में भी नहीं देखते। और इतना बोलने के साथ वो रोना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद काइजाकी उससे कहता है कि तुम रो मत और उसे थोड़ा सा इंकरेज करता है और वो उससे कहता है क्या तुमने चिजुरू से कभी बात करने की कोशिश भी की है, क्योंकि जो चिजुरू है वो काफी इंट्रोवर्ट टाइप की है वो सभी से फ्रेंडशिप करने के बारे में सोच रही है। वो सभी लोगों के साथ सोशलाइज होना चाहती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही होती। जिसके बाद काइजाकी वहाँ से जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में उसे चिजुरू मिलती है, जहाँ पर चिजुरू उसे कहती है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था और वो उसे पूछती है कि जो रेन है वो मेरे बैग के साथ आखिर क्या कर रही थी। जहाँ पर काइजाकी उसे स्टार्टिंग में झूठ बोलने के बारे में सोचता है और कहता है कि जो रेन है वो ये चाहती थी कि तुम्हारा बैग सेफ रहे, जिस वजह से वो ले जा रही थी उसे कहीं पर सेफ जगह पर। जो सुनकर चिजुरू यहाँ पर खुश हो जाती है और कहती है कि काफी अच्छी बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। लेकिन तभी काइजाकी कहता है कि नहीं, मुझे सच बताना ही होगा। फिर वो उसे सच बता देता है कि जो रेन है वो उसका बैग ले जाने की कोशिश कर रही थी ताकि तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और वो तुम्हें परेशान कर सके। लेकिन जो रेन है उसे वो सिल्वर पिन चाहिए थी जो तुम्हारे पास है, जो कि सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ही मिलती है। जो सुनकर चिजुरू कहती है क्या मैं उसे अपनी सिल्वर पिन दे दूं तो क्या हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो काइजाकी कहता है कि ये तो बिल्कुल ऑकवर्ड गर्ल है। जिसके बाद चिजुरू कहती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे भी फ्रेंड्स हो, मैं उनके साथ घुलूं मिलूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मैं ऐसा कैसे करूं। जिसके बाद चिजुरू कहती है कि तुम जाओ, मैं रेन से खुद बात कर लूंगी, जब वो यहाँ पर आएगी मैं यहाँ पर उसका वेट कर रही हूँ। जिसके बाद काइजाकी यहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाके वो वहाँ पर छुप जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर छुपता है तो वो वहाँ पर रियो को भी देखता है, क्योंकि वो भी वहाँ पर छुपा हुआ था। और वो रियो से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रियो बताता है कि जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ मुझे तुम्हें ऑब्जर्व करना है, क्योंकि रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट है। उसका ये भी गोल है कि तुम रियल लाइफ के दौरान कैसे अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, क्योंकि ये सारी चीजें भी रिपोर्ट में लिखी जाएगी, जिस वजह से मुझे तुम्हें हर जगह पर फॉलो करना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर चिजुरू उसको देखकर ही उसके सामने सवाल रख देती है कि क्या तुम्हें मेरी सिल्वर पिन चाहिए। और वो उसे ये भी बताती है कि काइजाकी ने मुझे बताया है कि तुम मेरा बैग चोरने की कोशिश कर रही थी। तो रेन कहती है क्या उस पागल ने इसे सब कुछ बता दिया। और वो कहती है क्या तुम मुझे हेट करती हो। तो रेन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें हेट करती हूँ, तुम बार बार मेरा मजाक उड़ाती हो और काफी भयानक सी स्माइल देती हो। जिसके बाद चिजुरू कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी और मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। जिसके बाद रेन सोचती है कि काइजाकी ने उससे बोला था कि चिजुरू के बारे में जैसा भी तुम सोचती हो वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो बस ऐसे ही स्माइल करती है क्योंकि उसे स्माइल करना नहीं आता, क्योंकि वो तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। जिसके बाद रेन कहती है कि तुम मुझे एक बार स्माइल करके दिखाओ। जिसके बाद जो चिजुरू है वो उसे स्माइल करके दिखाती है और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी भयानक से तरीके से स्माइल कर रही होती है, जहाँ पर रेना भी उससे बार बार स्माइल करने के लिए कह रही होती है और उसे पता चल जाता है कि चिजुरू की स्माइल ही ऐसी है। जिसके बाद चिजुरू उसको अपने बारे में बताती है कि उसका सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट है जो कि सिर्फ इंटेलिजेंस था। वो काफी टाइम से फ्रेंड्स बनाना चाहती थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से किसी के भी साथ सोशलाइज नहीं हो पा रही थी। और वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो कैसे ऑकवर्ड फील करती है और उसे इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनकर रेन यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी स्माइल काफी घटिया है, जिस वजह से रेन को यहाँ पर उसके बारे में सारी सब कुछ पता चल जाता है। और चिजुरू कहती है क्या अब तुम मेरी फ्रेंड बनोगी। तो रेन भी मान जाती है, लेकिन वो चिजुरू से कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड एक ही शर्त पर बनूंगी, जब तुम मुझे अपने राइवल के रूप में देखोगी और तुम मेरे से कंपटीशन करोगी, वो भी हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई और चीज, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें हरा सकूं। जिसके बाद वो दोनों ही फ्रेंड्स बन जाते हैं और फिर रेन उससे माफी मांग रही होती है और बोलती है कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी और चिजुरू भी उसे माफ कर देती है। और ये सारी चीजों को होते हुए काइजाकी और रियो यहाँ पर पीछे से देख रहे होते हैं, जो देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर काइजाकी और रियो को देखते हैं, जो कि काइजाकी के घर पर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो रियो है वो काइजाकी से काफी खुश होता है, जिसे वो कह रहा होता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से रेन और चिजुरू काफी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और ऐसे ही इन दोनों की बातचीत होती रहती है। और इसी के साथ यहाँ पर चिजुरू को देखते हैं, जो कि अभी तक भी उस इंसिडेंट को यहाँ से अपने दिमाग से नहीं निकल पाई होती है, रेन और काइजाकी वाला, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और वो यहाँ पर अपने लैपटॉप में इसके बारे में सर्च कर रही होती है। तो फिर उसके लैपटॉप में रिजल्ट आता है कि क्या तुम्हारा मतलब है लव, जिसको देखकर चिजुरू कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर काइजाकी को देखते हैं, जिसको कि काजुओमी कॉल करता है, जहाँ पर काइजाकी को याद आता है कि वो भूल चुका था कि उसने काजुओमी और एन को अपने घर में पढ़ाई करने के लिए बुलाया था। तो काजुओमी उससे कहता है कि हम तुम्हारे गेट के बाहर खड़े हैं, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे घर में हर जगह पर बियर के कैन और सिगरेट्स वगैरह पड़ी होती है। तो वो उनसे कहता है कि जरा रुकना, और फिर वो यहाँ पर जल्दी से काफी ज्यादा सफाई करने लग जाता है और घर में यहाँ पर फ्रेशनेस डालता है, जिससे कि यहाँ पर सारी बदबू चली जाए। फिर वो कहीं जाकर अपने गेट को खोलता है। फिर वहाँ पर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और फिर काइजाकी जाकर फ्रिज में से टी निकालता है और कहता है कि मेरे पास अभी तक तो यही है। और हम देखते हैं कि इसके सिवा इसके फ्रिज में तो सिर्फ बियर की बोतल ही पड़ी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एन को
यहाँ पर एक सीढ़ी टाइप का कुछ मिलता है। तो वो काइजाकी से पूछती है कि आखिर ये क्या है, और काइजाकी कहता है कि ये एक मिनी डिस्क है, और अपने दिमाग में सोचने लगता है कि आजकल के बच्चों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर साथ में अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर काजुओमी यहाँ पर काइजाकी को नाम कहता है और कहता है आखिर तुमने स्कूल में एडमिशन ले ही कैसे लिया, जबकि तुम इतने बेवकूफ हो पढ़ाई में। तो एन कहती है कि ये तो मेरे पर भी लागू होती है बात, शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस बार के जो एंट्रेंस एग्जाम थे कहीं वो इजी हो। जहाँ पर काइजाकी एन की तरफ देखता है कि वो एन अपने फोन में ही लगी पड़ी होती है, तो वो उससे कहता है कि तुम हमेशा अपने फोन में क्या करती रहती हो। तो काजुओमी कहता है कि हाँ, आखिर तुम क्या करती रहती हो। तो काइजाकी कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। तो एन कहती है कि नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जहाँ पर काजुओमी काइजाकी और एन से कह रहा होता है कि अभी हमारे मिड टर्म के एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें तुम्हें पास होना ही पड़ेगा। जहाँ पर आन को फिर से वहाँ पर एक कैलेंडर मिलता है, जहाँ पर काजुओमी ने अपने इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ होता है, और वो एक काइजाकी से पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। तो काइजाकी उसे वो कैलेंडर छीन लेता है और दीवार पर पटक देता है और कहता है कि दीवार पर एक कीड़ा था, मैंने उसे मार दिया है। और काजुओमी यहाँ पर बालकनी की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे कॉल आया होता है, तो वो बात करने के लिए बाहर जा रहा होता है। लेकिन तभी काइजाकी उसे रोक लेता है क्योंकि बाहर बियर के कैंस पड़े होते हैं, और वो उससे कहता है कि तुम यहीं पर ही बात करो, बाहर जाने की क्या जरूरत है। और बात करने के बाद यहाँ पर काजुओमी कहता है कि मुझे काम है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन काइजाकी कहता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर तुम चले गए तो हम दोनों यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। लेकिन काजुओमी यहाँ पर उसकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ पर दूसरी तरफ रियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रियल लाइफ लैब के सर्विलेंस सेक्शन को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एरेता काइजाकी से कनेक्ट करो, और उसे कनेक्ट कर दिया जाता है काइजाकी से। जहाँ पर वो आवाज सुनता है, जहाँ पर आन की आवाज उसे आ रही होती है, जो कि बोल रही होती है कि काइजाकी यहाँ पर कैलेंडर से क्या लेने देना, आखिर ये क्या चीज है। जिसकी आवाज को सुनकर यहाँ पर रियो काफी घबरा जाता है, और हम यहाँ पर काइजाकी और एन को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एन उससे पूछती है कि उसमें इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, तो क्या तुम काम वगैरह करते थे पहले। तो काइजाकी कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा पार्ट टाइम जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। तो वो पूछती है क्या तुम पास की दुकान में काम करते थे पहले। तो काइजाकी कहता है कि हाँ। तो वो कहती है कि हाँ, हम पहले मिल चुके हैं, मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था, क्या तुम मुझे पहचानते हो। तो काइजाकी कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें शायद पहले नहीं देखा। जहाँ पर दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं, जो कि रास्ते में होता है और काफी तेजी से भाग रहा होता है। वहीं हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो आन होती है वो काइजाकी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और अपने बाल वगैरह को खोल लेती है और बोलती है कि काइजाकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, और अपना चश्मा वगैरह भी उतार कर उसके पास आ जाती है। फिर वो उससे कहती है क्या तुम किसी और से प्यार करते हो। तभी काइजाकी के दिमाग में चिजुरू का नाम याद आता है, जिसको लेकर वो सोचने लगता है कि आखिर इसका नाम मुझे मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। तभी आन उसके काफी करीब आ जाती है, और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो कि रियो होता है, उसका 5 मिनट का कनेक्शन टूट चुका होता है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, मुझे और भी चीज सुननी है। तो उसे थोड़ा और टाइम दिया जाता है रियल लाइफ की टीम की तरफ से, और फिर से यहाँ पर रियो काफी तेजी में भागने लगता है। जहाँ पर दूसरी तरफ एन यहाँ पर काइजाकी के काफी पास आ जाती है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी काइजाकी उसे पकड़कर थोड़ा सा पीछे हटा देता है और उसे मना करता है ये सारी चीजों को करने के लिए। और तभी वहाँ पर रियो भी पहुंच जाता है और काइजाकी कहता है कि आखिर तुम अंदर कैसे आए। तो वो कहता है कि मुझे पास तुम्हारे घर की दूसरी चाबी है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो एन है वो भी रियल लाइफ की एक दूसरी मेंबर है। फिर वो अपना कार्ड वगैरह दिखाती है, जिसे देखकर काइजाकी पूछता है कि आखिर तुम दोनों कितने साल के हो। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे एज के ही आसपास हूँ। फिर वो रियो से कहता है, तो वो भी बताता है कि मैं भी तुम्हारे एज का हूँ, 27। तो अभी काइजाकी कहता है कि जो तुम अभी कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो आखिर उसका क्या। तो आन कहती कि मैं बस मजाक कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम रियल लाइफ एक्सपीरियंस के दौरान किसी और लड़की के प्यार में तो नहीं पड़ जाते, लेकिन मुझे लगता है कि तुम पास हो गए उस टेस्ट में। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर काफी शॉक हो जाता है, जिसके बाद एन उसे बताने लगती है कि उसी ने रियो को काइजाकी के बारे में बताया था। तभी रियो उसे इस तरह से कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, लेकिन जो एन है वो कहते ही जा रही होती है कि पहले वही डिसाइड हुआ था कि मैं तुम्हें आकर मिलूं और तुम्हारे ये सारी चीजों को समझाऊं और तुम पर नजर रखूं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मैं वो चीज को पास नहीं कर पाई, तो तुम्हारे लिए रियो को चुना गया। जहाँ पर ये सारी चीजों को सुनते हुए रियो काफी गुस्से हो जाता है, क्योंकि एन के मुंह से यहाँ पर सारी चीजें को निकल गई है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रियो और एन दोनों ही काइजाकी से माफी मांग रहे होते हैं, और रियो यहाँ पर मन ही मन बोल रहा होता है कि काइजाकी मुझे माफ कर देना ये सारी चीजों के लिए और तुम्हें पूरा सच न बताने के लिए। बस रियो पर होता है कि वो कैसे अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बुरी तरह से फेल हो गया था और फिर कैसे उसे काइजाकी का सपोर्ट चुना गया। फिर हमें स्टार्टिंग में रियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे अपने पास का कुछ चीजें याद आने लगती है कि जब उसे रियल लाइफ के कुछ टीम मेंबर्स ने बोला था कि टेस्ट सब्जेक्ट के लिए सपोर्ट के लिए तुम्हें रखा गया है, लेकिन उसकी हर चीज में मदद नहीं करना और उससे इमोशनली अटैच नहीं होना है, सिर्फ तुम्हें उसको ऑब्जर्व करना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपने सब्जेक्ट 001 पर काम कर रहा था और उसे उस सब्जेक्ट का कॉल आता है जो कि उससे एडवाइस मांग रहा होता है, लेकिन रियो उसे बिल्कुल ही मुंह पर मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर चीज में मदद नहीं कर सकता, तुम्हें ये सारी चीजों को खुद ही करना होगा, वरना रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का कोई भी मतलब ही नहीं रह जाएगा। और इतना कहने के साथ वो कॉल को काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काइजाकी से कैसे मिला, जो कि उसका सब्जेक्ट 002 होता है। ये स्टार्ट होता है जब रियो एक ट्रीट से जा रहा होता है और वहीं वो एक स्टोर के पास से गुजरता है और वहीं पर वो काइजाकी को पहली बार देखता है। फिर
फिर वो भी उस स्टोर में चला जाता है, लेकिन उसे उसके बारे में सारा सब कुछ पता होता है और वो वहाँ पर जाकर उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है और किसी को शक ना हो इस वजह से वो वहाँ से कुछ चीजें भी खरीदता है। और वो जैसे ही पेमेंट करके जा रहा होता है तो वो काइजा को टेस्ट भी करता है, जिसमें वो अपना वॉलेट वहीं पर ही छोड़ देता है। और वो जैसे ही जा रहा होता है तो काइजा की वहाँ पर उसका वॉलेट लेकर आता है और कहता है कि आपने ये यहीं पर ही छोड़ दिया था। और ये देखकर जो रियो है वो सोचता है कि ये अपनी सराउंडिंग्स को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करता है और एक्शंस वगैरह भी काफी जल्दी लेता है। और फिर वो अपना वॉलेट लेकर यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर ओनोया मिलती है और वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं इस लड़के को यहाँ पर ऑब्जर्व करने आया था। तो एन उससे कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसका सपोर्ट बनो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो रियो है वो सब्जेक्ट 001 के साथ फेल हो चुका है। फिर वो एन से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो एक सब्जेक्ट के साथ इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कर सके, क्योंकि पहले मुझे टीम ने कहा था कि ज्यादा सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व मत होना और बाद में बोला कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर चले गए जिस वजह से तुम फेल हो गए। जिस पर ओनोया कहती है कि जो रियल लाइफ टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने नया सब्जेक्ट चूज कर लिया है, सब्जेक्ट नंबर 002 एरेता काइजाकी, और उन्होंने उसके सपोर्ट के तौर पर तुम्हें चुना है। और रियो भी इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग के पहले एपिसोड में देखा था कि जो रियो है वो काइजाकी को कैसे मिलता है, लेकिन हमें इस बार ये सारी चीजों को रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काइजाकी एक जगह पर बैठा हुआ होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर हम रियो को भी देखते हैं जो कि उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि यहाँ पर वेट कर रहा होता है कि जब तक काइजाकी यहाँ से बाहर नहीं चला जाता। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ पर जो काइजाकी है वो रोड की साइड में खड़ा होता है और उसकी मम का कॉल आता है, जो कि उसके कॉल पर बोल रही होती है कि अब वो इसे कोई भी पैसा वगैरह नहीं देंगी, जिस वजह से काइजाकी यहाँ पर काफी परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर रियो आ जाता है जो कि उससे कह रहा होता है कि ये सही मौका है इसे अप्रोच करने का। और फिर रियो उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर वो सीन दिखा जाता है जहाँ पर काइजाकी उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है। और फिर अगले सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो रियो है वो एन ओनोया से मिलने जाता है, जहाँ पर जाकर वो उससे कुछ बातचीत कर रहा होता है। और एन उससे पूछ रही होती है कि जो सब्जेक्ट 002 है तो वो कैसा है, तुम उससे आज मिलने गए थे ना, तुम्हारी मीटिंग वगैरह थी आज उससे। तो वो उसे काइजाकी के बारे में बताता है। तो रियो उसे बताता है कि वो थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा है, मतलब कि उसे भी ऐसा लग रहा है कि जो सब्जेक्ट 002 है ये भी कहीं फेल ना हो जाए। जो सोचते हुए वो काफी निराश हो जाता है, लेकिन ये सारी चीजों को देखते हुए ओनोया उसे चीयर अप करती है, बोलती है कि तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जरूर इस बार तो सक्सेसफुल जरूर होगे। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जहाँ पर काइजाकी रियो कॉल कर रहा होता है और वो उसे बोलता है कि उसे मेडिसिन चाहिए जिससे कि वो वापस से चेंज हो जाए, क्योंकि वो अपनी जॉब वगैरह नहीं छोड़ना चाहता और ना ही अपने फ्रेंड्स को। जहाँ पर रियो उसे समझा रहा होता है कि तुम अपनी जॉब वगैरह छोड़ दो, लेकिन काइजाकी यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं मान रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से रियो काइजाकी से मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काइजाकी ने फाइनली यहाँ पर अपनी जॉब को छोड़ दिया है और फिर अब वो अपने रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार है, जो देख के रियो यहाँ पर काफी खुश हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है और सोच रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें पास्ट में हुई थी। और इस एपिसोड में हमने देखा कि रियो यहाँ पर कैसे अपने सब्जेक्ट से मिलता है और उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी के बारे में हमें पता चलता है। और हम देखते हैं कि रियो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट की रिपोर्ट्स वगैरह लिख रहा होता है कि काइजाकी ने कैसे अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल चेंज कर दिया और फिर वो कैसे कैसे प्रोग्रेस करता जा रहा है। और हम यहाँ पर काइजाकी, काजुओमी और आन को देखते हैं जो कि क्लासरूम में साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काइजाकी फिर से एग्जाम में फेल हो चुका है और वो भी सारे सब्जेक्ट्स में। लेकिन हम देखते हैं कि जो एन है वो इस बार सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुकी होती है, जो देखकर काजुओमी यहाँ पर काफी खुश होता है और वो आन से कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता आज भी कि तुम वही स्टूडेंट हो जिसने की मैथ्स में सिर्फ 2 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन मुझे काफी खुशी है कि तुम पास हो गई हो। जिसके बाद उसकी टीचर वहाँ पर आती है और वो कह रही होती है कि जो स्टूडेंट्स इस बार भी एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं वो मेरे से स्टाफ रूम में मिलने आएंगे और उनके दोबारा से एग्जाम्स लिए जाएंगे। फिर हम अगले सीन में स्टाफ रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर काइजाकी अपनी टीचर के सामने होता है। वहाँ पर टीचर उसे कह रही होती है कि तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, कहीं तुम बीमार वगैरह तो नहीं हो। तो काइजाकी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जितना भी आता था मैंने बस उतना ही किया। और ये सुनने के बाद उसकी टीचर कुछ ज्यादा गुस्सा भी नहीं करती और वो कहती है कि तुम कोशिश करते रहो, तुम्हारे मार्क्स आगे जाकर शायद अच्छे हो जाएंगे और तुम जरूर पास हो जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर काइजाकी अपने मन में ही बोल रहा होता है कि ऐसा सब कुछ होने के बाद मैं अब तक तो शायद भाग जाता और ये सारी चीजों को छोड़ चुका होता, मैंने गिव अप कर लिया होता। लेकिन आज थोड़ा सा अलग है, मुझ में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आए हैं जो कि मैं फील कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो रियल लाइफ का गोल है वो मेरे हिसाब से शायद सक्सेसफुल होता जा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्टूडेंट आती है और हमें पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि होनका होती है, जो कि वॉलीबॉल टीम की कैप्टन है और रेने की फ्रेंड है। और हमें पता चलता है कि ये भी यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुकी है, जहाँ पर उससे टीचर कह रही होती है कि तुम वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हो, अगर तुम ही एग्जाम में फेल हो जाओगी तो तुम लोगों के लिए काफी खराब एग्जाम्पल बनोगी, आखिरकार तुम्हें तो पास होना ही चाहिए था। जिसके बाद काइजाकी और होनका यहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर हानका काइजाकी से कह रही होती है
है कि उसे इस स्कूल में एडमिशन स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की वजह से मिला था और इस स्कूल में आने का इसका एक रीजन होता है कि इसके जो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो इसी स्कूल में आते हैं और बस इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। जिसके बाद वो काइजाकी से पूछ रही होती है कि जो एन है वो क्या काजुमी को पसंद करती है, तो वो उसे बताता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हानाका यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही काइजाकी क्लास में जाता है वहाँ पर उसे चिजुरू दिखती है, जहाँ पर चिजुरू भी काइजाकी से सेम क्वेश्चन पूछती है कि कहीं एन काजुमी को पसंद तो नहीं करती, तो काइजाकी यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो चिजुरू से कह रहा होता है क्या तुम मेरे साथ स्टेशन तक चल सकती हो, जहाँ पर वो भी मान जाती है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर होनका और रेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर होनका रेन से कह रही होती है कि जो एन है वो काजुमी को पसंद नहीं करती। जो सुनकर रेन यहाँ पर काफी ब्लश करने लगती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा था काइजाकी से पूछने के लिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है और होनका यहाँ से जाने लगती है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो वापस से वहाँ पर आ जाती है और अपने लिए अम्ब्रेला ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी वो कुछ लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुनती है जो कि वहाँ पर हानाका का मजाक उड़ा रही होती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है, जो सुनकर वो वहीं पर ही छुप जाती है। और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि रैन होती है, जहाँ पर रैन उन लड़कियों पर काफी भड़क जाती है और उन्हें काफी सुना देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रैन और होनका की दोस्ती कितनी पक्की है और बिल्कुल राइवल होने की वजह से वो कोई इसको नफरत नहीं करती। और ये सारी चीजों को होते हुए देखकर होनका यहाँ पर काफी खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि इसकी एक अच्छी फ्रेंड है। जिसके बाद हम यहाँ पर काइसाई को देखते हैं जो कि अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। और हम होनका को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर आगे की पढ़ाई कर रही होती है, जहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम होने के बाद भी यहाँ पर काइजाकी फिर से फेल हो चुका होता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि होनका यहाँ पर पास हो चुकी होती है, जहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है होनका, जहाँ पर उसको महसूस हो रहा होता है कि उसकी जो स्किल्स है वो थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। और जैसे ही मैच खत्म होने वाला होता है तभी वहाँ पर होनका एकदम से बेहोश हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर सारे बॉल्स वहाँ पर गिर जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर रैन भी नीचे गिर जाती है और उसके पैर में भी चोट लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर रैन का पैर देख रही होती है, जो कि उससे कह रही होती है कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे तुम्हें ठीक होने में। जहाँ पर हानाका अपने आप को ब्लेम कर रही होती है और कहती है कि ये सारा सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। जो सुनकर रैन यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर वो वॉलीबॉल टीम में हो या भी ना भी हो, और वैसे भी मैं वॉलीबॉल टीम में बिल्कुल सिर्फ नाम की ही हूँ क्योंकि रियल प्लेयर तो तुम हो। जहाँ पर ये सारी चीजों को सुनने के बाद होनका यहाँ पर बिल्कुल रोने ही वाली होती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी उसके सामने हानाका के दोनों दो बेस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि हानाका को बुला रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बात को इग्नोर मार रही होती है। लेकिन तभी वो उसके पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि हानाका यहाँ पर रो रही होती है। और हम यहाँ पर होनका को देखते हैं जो कि चिजुरू के पास जाती है, जो कि उसे पूछ रही होती है कि वो दोनों एक साथ क्या लंच कर सकते हैं। जहाँ पर चिजुरू उसे पूछती है कि आखिर रैन कहाँ पर है। जो सुनकर हानाका यहाँ पर थोड़ी सी घबरा जाती है और वो कहती है कि शायद रैन आज एब्सेंट है। जो सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करने के लिए चली जाती हैं। जहाँ पर चिजुरू होनका से कहती है कि आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। जहाँ पर हानाका अपने ही मन में सोच रही होती है कि शायद ये रोने की वजह से हो गया होगा। जहाँ पर चिजुरू से फिर से कहती है क्या तुम्हें मधुमक्खी ने काटा, तो वो कहती है कि हाँ शायद रात में सोते वक्त किसी मधुमक्खी ने काट लिया होगा और हाँ शायद इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। और फिर अगले सीन में हम यहाँ पर रैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस स्कूल में आ चुकी है और वो अपनी टीचर से मिलती है, जो कि कह रही होती है कि 2 हफ्ते में मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ पर टीचर कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब तुम वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पार्ट ले पाओगी। तो रैन कहती है कि नहीं, मैं उसमें हिस्सा नहीं लेने वाली और मैं इसके साथ ही टीम को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। जिसके बाद रैन वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो जहाँ से जा रही होती है तभी उसके सामने चिजुरू और हानाका आ जाते हैं। और जैसे ही हानाका यहाँ पर रैन को देखती है तो वो चिजुरू से कहती है कि मैं अभी आई, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये सारी चीजों को होते हुए देखकर यहाँ पर चिजुरू को पता चल जाता है कि होना हो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर होनका रैन से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो रैन है वो यहाँ पर क्लासरूम से ही बाहर चली जाती है। लेकिन ये सारी चीजों को होते हुए यहाँ पर होनका के 2 बेस्ट फ्रेंड्स दिख रहे होते हैं, जहाँ पर हाकी काफी गुस्से हो जाता है ये सारी चीजों को देखते हुए और वो सीधा ही रैन के पास जाने वाला होता है। लेकिन उसे नोबू रोक लेता है और वो कहता है कि अभी नहीं, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, तुम शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। लेकिन ये कहता है कि जो होनका है वो काफी टाइम से स्माइल करने लगी थी, लेकिन जो रैन है उसने उसे वापस से रोला दिया। और ये सारी चीजों को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर आकी होनका को काफी पसंद करता है और वो उसे बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख पाता क्योंकि वो उसका काफी अच्छा दोस्त है। और फिर हम अगले सीन में यहाँ पर रैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर काजुमी के साथ पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन अलग अलग सीट पर बैठकर। और जब वो वहाँ से जाने वाली होती है तभी काजुमी उससे कहता है क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं, लेकिन रैन उसे सीधा ही मुंह पर मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसके पैर को देखे और उसे उसकी चोट के बारे में पता चल जाए। लेकिन काजुमी यहाँ पर मानता नहीं, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी बहस हो जाती है इन दोनों के बीच। और इसी बीच ये दोनों यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर रैन थोड़ी सी रोने लग जाती है, जो देखकर काजुमी उससे कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उठा के तो नहीं ले जा सकता लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर दे सकता हूँ। जिसके
जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और ये सारी चीजों को होते हुए ऊपर से एन देख रही होती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर काइजाई को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि काफी कुछ बदल चुका है, कि काफी टाइम से चिजुरो अकेले ही खाना खा रही है और रेन और काजुओमी दोनों ही काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और रेन अब तो वॉलीबॉल प्रैक्टिस के लिए भी नहीं जा रही। और ये सारी चीजों को सोचते हुए कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और वो जैसे ही घर पर होता है वहाँ पर उसे चिजुरो का मैसेज आता है जो कि उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी हूँ। जो देखकर यहाँ पर काइजाकी काफी घबरा जाता है और काफी हड़बड़ाहट में जाकर गेट को खोलता है और चिजुरो को अंदर बुला लेता है। जिसके बाद चिजुरो काइजाकी को बता रही होती है कि रेन और होनका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है और बाकी सारी चीजों के बारे में भी उसे बताती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर काइजाकी को मैसेज रिसीव होता है जहाँ पर रियो उसे कह रहा होता है कि ज्यादा जल्दी मत करना। और यहाँ पर रियो और आन दोनों ही यहाँ पर काइजाकी और चिजुरो की बातों को सुन रहे होते हैं, जो जानकर यहाँ पर काइजाकी को काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारे ऊपर नजर क्यों रखते रहते हो। जिसके बाद काइजाकी और चिजुरो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में मिलकर होनका से बात करेंगे। फिर जैसे ही वो दोनों स्कूल आते हैं वहाँ पर वो हानका को देखते हैं और उसे लॉकर रूम में ले जाकर वहाँ पर पूछ रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। लेकिन तभी गेट के बाहर से आकी और नोबू जा रहे होते हैं जो कि उनके बातों को सुन लेते हैं। और तभी आकी यहाँ से जाने लगता है तो नोबू पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो उसे बताता है कि रेन अभी भी स्कूल में ही होगी, उसे ये सारी चीजें को सुनना चाहिए। लेकिन नोबू उसे रोक रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी एक भी नहीं सुनता और जाकर रेन को वहाँ से पकड़ कर लाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि रेन वहाँ पर उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। वहाँ पर उसके साथ काजुमी भी होता है और गेट के पास लाकर उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलो, सिर्फ इनकी बातें सुनो यहाँ पर। और जैसे ही ये लोग गेट के बाहर से उनकी बातों को सुन रहे होते हैं तो अंदर हानका काइजाकी और चिजुरो से कह रही होती है कि वो स्टार्टिंग से ही कभी भी वॉलीबॉल को खेलना ही नहीं चाहती थी। जो सुनकर यहाँ पर बाहर रेन काफी शॉक हो जाती है। हम यहाँ पर होनका को देखते हैं जो कि काइजाकी और चिजुरो से बात कर रही होती है और कहती है कि पहले तो वो वॉलीबॉल खेलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अच्छी थी और इसके टीममेट्स हमेशा उसे देखकर जला करते थे और उसे बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करते थे क्योंकि वो सभी से अच्छा स्कोर करती थी स्पोर्ट्स में। और वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि कैसे उसने हाई स्कूल में वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया और वो कैसे आगे जाकर रेन से मिली। और जब मैंने स्टार्टिंग में वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया था तब रेना ने मुझसे कहा था कि क्या वो अपने टीममेट्स का मजाक उड़ा रहे थे। तो होनका कहती है कि नहीं। तो रेन उसकी तरफ बॉल फेंकती और कहती है कि मेरी तरफ बॉल हिट करो, लेकिन अपनी पूरी ताकत से करना, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। और फिर होनका बिल्कुल वैसा ही करती है और जैसे ही वो बॉल को हिट करती है तो वो बॉल सीधा ही जाकर रेन के मुंह पर लगती है, जिस वजह से रेन यहाँ पर नीचे गिर जाती है। जो देखकर होनका यहाँ पर उसे माफी मांग रही होती है, लेकिन रेन उससे यहाँ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और होनका से कह रही होती है कि अब से वो भी हार्ड वर्क करेगी और होनका से भी ज्यादा बढ़िया बनेगी स्पोर्ट्स में और उससे फ्रेंडशिप करती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगी और उसकी राइवल बनेगी स्पोर्ट्स में। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कुछ इस तरह से इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी पास्ट में। और यहाँ पर चिजुरो होनका को अपने बारे में बताती है और उससे कहती है कि कैसे वो अकेले हो गई थी और उसका कोई भी दोस्त वगैरह नहीं था और तुम बिल्कुल ऐसे ही मेरी तरह अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी तो तुम भी बिल्कुल अकेली हो जाओगी। तो होनका कहती है कि ठीक है, अब मैं रेन से बात करूंगी और इस चीज को सुलझाने की कोशिश करूंगी। और जैसे ही इन लोगों की बात खत्म होती है और वो जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं तो वो बाहर में उन चार लोग को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुन रहे होते हैं कब से। जहाँ पर रेन होनका को देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन होनका उसे आवाज लगाकर रोकती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया तो अब तुम वॉलीबॉल टूर्नामेंट में खेल सकती हो। लेकिन जो रेन है वहाँ पर होनका पर वापस से चिल्लाती है और उससे कहती है कि मैंने टीचर को पहले ही मना कर दिया है। फिर हम अगले सीन में हम यहाँ पर काइजाई को देखते हैं जहाँ पर उसे चिजुरो का टेक्स्ट आता है जिसमें उसने कहा होता है कि बिना तुम्हारी हेल्प के मैं होनका की हेल्प नहीं कर पाती और उसे थैंक्स कहती है। लेकिन तभी यहाँ पर काइजाई को रियो का कॉल आता है जो कि उसे पूछ रहा होता है कि आगे अब तुम क्या करोगे, जिसको वो बताता है कि चिजुरो के साथ मैं वॉलीबॉल का टूर्नामेंट देखने जाऊंगा। जहाँ पर रियो उसे कह रहा होता है क्या तुम उसके साथ डेट पर जा रहे हो और उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पर काइजाई थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ऐसे ही फालतू की बकवास करते रहते हो। फिर हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रेन नहीं आई होती और यहाँ पर सारे फ्रेंड्स इस मैच को देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर रेन को न देखकर चिजुरो यहाँ पर काइजाई से कह रही होती है कि हमें उसे कहीं भी से भी लाना पड़ेगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर किसी को भी उसके घर का एड्रेस नहीं पता होता है। तभी काइजाई के फोन पर रियो का मैसेज आता है जिसमें कि उसने रेन का एड्रेस भेजा होता है, जो देखकर काइजाई कहता है कि आखिर ये कितना वियर्ड इंसान है। जिसके बाद वो चिजुरो के साथ रेन के घर की तरफ भागने लगता है उसे लाने के लिए टूर्नामेंट में। और हम देखते हैं कि रेन के घर पर वो दोनों पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोल रही होती, लेकिन काइजाकी ने यहाँ पर दरवाजे को खींचकर पकड़ कर रखा होता है। और तभी यहाँ पर चिजुरो कहती है कि रेन भी इस टूर्नामेंट को खेलना चाहती है। तभी उसने टूर्नामेंट के कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन रेन उस पर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चिजुरो कहती है कि हाँ, कि तुम अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलना चाहती हो, वो भी होनका के साथ, इसीलिए तुमने ये कपड़े पहन के रखे हैं। जिसके बाद काइजाकी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर रेन बिल्कुल भी समझ नहीं रही होती तो चिजुरो उसके सर पर मार देती है, जिस वजह से रेन यहाँ पर नीचे
नीचे गिर जाती है और चिजुरू कहती है कि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा जितना भी घमंड है उसे साइड कर दो। तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे टीममेट तुम्हें नहीं चाहते, लेकिन जो होना का है वो तुम्हें वहाँ पर चाहती है कि वो तुम्हारे साथ आखिरी टूर्नामेंट को खेले। और ये तुम्हारा जो सेल्फिशनेस है उसे साइड में रखो और एक बार जरा अपनी फ्रेंड के बारे में सोचो। जहाँ पर काइजाकी को काजुमी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि जो उनकी टीम है वो पहला मैच हार चुकी है। जो सुनकर यहाँ पर काइजाकी थोड़ा सा शॉक होता है और वो रैन को लेकर सीधा ही कुल की तरफ चल लेता है। और हम देखते हैं ये तीनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रैन होनका से हाथ मिलाती है और उससे माफी मांगती है और साथ में मिलकर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो लोग मैच को हार जाते हैं, लेकिन इस चीज से उन्हें कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और हम देखते हैं अगले सीन में यहाँ पर साइड में जाकर ये तीनों लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर रैन उसे कह रही होती है कि क्या तुम भी कॉलेज जाने वाले हो स्कूल के बाद। तो वो कहती है कि हाँ, और इनके बीच सारी चीजें ठीक हो जाती है। जहाँ पर रैन और होनका दोनों ही यहाँ पर चिजुरू को थैंक्स कह रहे होते हैं और कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बीच का झगड़ा सॉल्व हो गया। और हमने पहले देखा था कि स्टार्टिंग से चिजुरू बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं हो पा रही होती, लेकिन धीरे धीरे वो ये सारी चीजों को सीखती गई और आखिर में वही एक इंसान बनी जिसने की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये तीनों साथ में मिलकर इन लोगों को छुप कर देख रहे होते हैं, जहाँ पर काइजाकी कहता है कि अंत भला तो सो भला। लेकिन तभी वहाँ पर एकदम से आकी आ जाता है जो कि उनको थैंक्स कहता है और कहता है कि तुमने होनका की मदद की, इसलिए मैं तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ। और ये सारी चीजों को होते हुए भी थोड़ी दूर से रियो और एन देख रहे होते हैं और यहाँ पर हम काइजाकी को देखते हैं जो कि रियो के पास आता है, जो कि उससे वापस एडल्ट बनने की मेडिसिन मांग रहा होता है। जो सुनकर रियो कहता है कि ये तुम्हारा सेकंड टाइम है जब तुम मेडिसिन मांग रहे हो एडल्ट होने के लिए। फर्स्ट टाइम तुमने तब मांगी थी जब तुमने पहली वाली मेडिसिन को खा लिया था और तुम छोटे हो गए थे और फिर तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ी थी जो कि तुम छोड़ना नहीं चाहते थे और इस वजह से तुमने मेरे से मेडिसिन मांगी थी। लेकिन काइजाकी फिर से यहाँ पर रियो को कहता है कि उसे किसी का ग्रेव विजिट करने जाना है, जहाँ पर रियो को ये सारी चीज ऑलरेडी पता होती है। तो वो काइजाकी से पूछ रहा होता है कि वो उसे मेडिसिन तो दे देगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तुम वहाँ पर जाओगे, क्या तुम्हें ये मंजूर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जिस बंदे की ग्रेव को यहाँ पर काइजाकी विजिट करने जा रहा है वो बल्कि कोई और नहीं बल्कि उसकी एक फ्रेंड होती है, जहाँ पर वो पहले काम किया करता था उस कंपनी में। वहाँ पर वो उसकी ट्रेनर हुआ करती थी जब काइजाकी वहाँ पर नया नया ज्वाइन हुआ था। और हम देखते हैं कि जहाँ पर काइजाकी पहले काम किया करता था वो कंपनी काफी बकवास जगह थी। वहाँ पर दिन भर 24 घंटे काम करने के बाद भी जो उन्हें सैलरी दी जाती थी वो काफी कम दी जाती थी, जिसके मुकाबले यहाँ पर काम काफी ज्यादा कराया जाता था। और वहाँ पर जो लोग भी काम करते थे और वहाँ पर का एटमोस्फेयर काफी बकवास था। जिसके बाद हम यहाँ पर रियो और एन को देखते हैं, जहाँ पर रियो एक रिक्वेस्ट को लिख रहा होता है अपने और काइजाकी के मेडिसिन के लिए, जिससे कि वो लोग बड़े हो जाए। जहाँ पर एन उससे कह रही होती है कि वो भी इनके साथ चलेगी, लेकिन रियो उसे यहाँ पर मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर वो उसे टास्क देता है जो कि हमें इस एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाएगा। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में रियो और काइजाकी को देखते हैं जो कि काइजाकी के घर पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर रियो काइजाकी से कह रहा होता है कि मेडिसिन को वर्क करने के लिए 1 घंटा लगेगा। तो काइजाकी कहता है क्या फिर हम दोनों इस टाइम तक सो जाए। जिसके बाद ये दोनों ही मेडिसिन ले लेते हैं और वहीं पर ही सो जाते हैं और पूरा ही 1 घंटे बाद उठते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर काइजाकी और रियो दोनों ही ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, जहाँ पर रियो कह रहा होता है कि अब तक 4 महीने हो चुके हैं जब मैं तुमसे पहली बार मिला था और तुमने रियल लाइफ का टेस्ट को ज्वाइन किया था। और वो फिर काइजाकी से पूछता है क्या तुम दुखी हो, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो काफी जल्द खत्म हो जाएगा। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही रीजन था इसे ज्वाइन करने का, क्योंकि तुम लोग मेरे सारे एक्सपेंसेस दे रहे थे और इस टेस्ट के बाद तुम मुझे जॉब भी प्रोवाइड करोगे। बस यही रीजन है इस टेस्ट को ज्वाइन करने का और कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों के दोनों उस ग्रेव के पास आ जाते हैं और फाइनली हम वहाँ पर उसका नेम देखते हैं। उसका नाम होता है साइकी, जो कि काइजाकी पहले जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर वो उसकी ट्रेनर हुआ करती थी। फिर हमें काइजाकी का वापस से पास दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक ट्रेनर मिली होती है नई, जहाँ पर वो एक लड़की है। ये देखकर काइजाकी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है, जहाँ पर थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद काइजाकी को यहाँ पर पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो कि उसे बुली कर रहे हैं और ये सारी चीजों के बारे में वो अपने ट्रेनर से बात भी करता है। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हें इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, तुम इससे दूर रहो, मैं अपना खुद देख लूंगी। लेकिन काइजाकी यहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए देख नहीं पा रहा होता और फिर वो सारे कोवर्कर्स पर एकदम से चिल्ला उठता है जो कि उसकी ट्रेनर को बुली कर रहे होते हैं। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे जो हैरेसमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कोवर्कर्स और भी ज्यादा बुली करते हैं काइजाकी की ट्रेनर को। और इतना ज्यादा हैरेसमेंट और बुलिंग के बाद वो ये सारी चीजों को बिल्कुल भी सहन नहीं पा रही होती, तो वो एकदम ही सुसाइड कर लेती है। और ये सारी चीजें होते होने के बाद भी उस कंपनी का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर आता है, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जहाँ पर काइजाकी को ये सारी चीजों को देखते हुए काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ से उस कंपनी से जॉब छोड़ देता है। जहाँ पर उस कंपनी का मालिक काइजाकी से कह रहा होता है कि तुम्हें ज्वाइन किया काफी वक्त भी नहीं हुआ, अगर तुम इस जॉब को छोड़ोगे तो तुम्हें कहीं पर काम भी नहीं मिलेगा, तो क्या तुम फिर भी जॉब छोड़ना चाहते हो। तो काइजाकी कहता है कि हाँ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। और फिर वहाँ से जॉब छोड़ देता है। फिर हम प्रेजेंट में यहाँ पर रियो को देखते हैं जो कि काइजाकी से कह रहा होता है कि चलो अब काफी देर हो चुकी है और वो दोनों ही यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने यहाँ से 2 लोग जा रहे होते हैं जो कि काइजाकी को आवाज लगाते हैं और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि काइजाकी जहाँ पर काम किया करता था उसी कंपनी में वो लोग यहाँ पर नए
ज्वाइन हुए हैं, जो कि काइजाकी से पूछ रहे होते हैं क्या तुम एरेता काइजाकी हो, जो कि वहाँ पर पहले काम किया करते थे। जिसके बाद वो लोग बताते हैं कि कंपनी का मालिक आज भी साइकी की बातें किया करता है और उसे कैसे फॉलन वॉरियर बोलता है, और एरेता को ऐसा बोलता है कि वो एक ऐसा वर्कर था जिसने कि 3 महीने में ही अपनी जॉब को क्विट कर दिया था। लेकिन वो दोनों जो यहाँ पर नए ज्वाइन हुए हैं और वो काइजाकी से कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने वो जॉब को छोड़ दिया, तुम काफी अच्छे इंसान हो, और ऐसे ही उसकी तारीफ किए जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम अगले सीन में यहाँ पर काइजाकी और रियो को देखते हैं जो कि ट्रेन में वापस जा रहे होते हैं, और यहाँ पर काइजाकी कहता है क्या तुमने उन दोनों को यहाँ पर बुलाकर मेरी मीटिंग सेटअप करवाई थी, क्या ये तुम्हारा कोई प्लान था। लेकिन रियो उसे बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जो कि रियो ने आन को स्टार्टिंग में टास्क दिया था वो यही टास्क था कि ये जो दो लोग यहाँ पर नए ज्वाइन हुए हैं काइजाकी की कंपनी में जहाँ पर वो पहले काम किया करता था, तुम जाकर उनके बारे में पता करो। और वो दोनों वहाँ पर हंस जाते हैं उसी ग्रेव को विजिट करने के लिए। एरेटा के सीनियर की उन दोनों की ऐसे टाइम पर मीटिंग फिक्स कराओ कि हम दोनों उन दोनों के पास सामने आके मिले और काइजाकी की ऐसे ही अनजाने में मीटिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पर काइजाकी फिर रियो से कहता है कि वो खुश है कि उसने वो जॉब को क्विट कर दिया था और फाइनली जो उसने किया वो किसी को तो काम आ रहा है, और कहता है कि अगर ये रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो शायद ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और वो रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करने के लिए भी काफी खुश है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि फाइनली कुछ लोगों तक तो मेरी आवाज पहुंची। पहले मैं काफी स्ट्रगल किया करता था, अगर मैं पहले जैसा होता तो अभी तक मैं शायद गिव अप कर चुका होता, लेकिन रियल लाइफ की वजह से मेरे ऊपर से जो काफी ज्यादा बड़ा बर्डन था वो अब उतर चुका है। और मुझे जो रिग्रेट था कि मैं अपनी सीनियर को नहीं बचा पाया, और मुझे लगता है कि वो जो सीनियर है वो ऊपर से मुझे देख रही होगी और वो मेरे लिए शायद खुश हो रही होगी कि जो काइजाकी है उसने सही किया इस जॉब को क्विट कर। और फिर रियल लाइफ की तारीफ कर रहा होता है, जहाँ पर रियो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी तारीफ करने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था और कुछ भी नहीं। और फिर वो काइजाकी से कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, जो सुनकर काइजाकी कहता है कि देखो तुम फिर से काफी अजीब तरीके से बात करने लगे हो, ये सारी चीजें मुझे काफी वियर्ड लग रही है। जो सुनकर रियो यहाँ पर हम यहाँ पर काइजाकी को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है, और तभी चिजुरू भी वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे आकर हेलो कहती है और उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर काइजाकी अपने मन में सोच रहा होता है कि जो चिजुरू है वो काफी टाइम से काफी चेंज हो गई है, कि वो अब तो सामने से आकर मुझे हाय हेलो कर रही है, पहले तो ऐसे कभी नहीं किया करती थी। लेकिन तभी पीछे से एन आ जाती है जो कि आकर काइजाकी को पकड़ लेती है, जहाँ पर चिजुरू उसे देखकर कहती है कि तुम वही हो ना 4 आंखों वाली लड़की। जो सुनकर एन यहाँ पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे मत बुलाया करो, मेरा नाम लेकर बुलाया करो। जहाँ पर चिजुरू को अभी भी उसका नाम नहीं पता होता है और वो अभी भी बाकी सारे लोगों को मिलते वक्त अच्छे से ग्रीट नहीं कर पाती। उसमें थोड़े तो चेंजेस आए हैं लेकिन अभी उतना नहीं। जहाँ पर आन भी उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि अब मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। और जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर पीछे से रियो भी आ जाता है जो कि एन को पकड़कर वहाँ से ले जाता है और काइजाकी और चिजुरू को वहीं पर ही छोड़ देता है पीछे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर काइजाकी स्कूल में पहुंच चुका होता है और वो यहाँ पर काजुमी से कुछ बात कर रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन काजुमी उसे बताता है कि अगर तुम एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर तुम्हें समर वेकेशन में भी एग्जाम देने आना पड़ेगा। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इस एग्जाम को देते देते मेरा दिमाग ही फट जाएगा। जिसपे काजुमी कहता है कि मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मुझे भी एंट्रेंस एग्जाम देने हैं कॉलेज के लिए। और ये सारी चीजों को सुनते हुए रेन भी यहाँ पर काफी घबरा जाती है और सोचती है क्या ये मेरे साथ सेम कॉलेज में नहीं जाएगा। फिर वो काजुमी से पूछती है कि क्या तुम सेम कॉलेज में नहीं जाओगे, क्या तुम चेंज कर रहे हो कॉलेज को। जिसपे काजुमी बताता है कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं होगा कॉलेज में ही जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही एग्जाम वगैरह दे रहा हूँ कि शायद मुझे दूसरे कॉलेज में भी मिल जाए। तो जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आओगा कॉलेज तो वही है जो कि इनके स्कूल से एफिलिएटेड है, जहाँ पर काइजाकी अपने क्लास के सारे स्टूडेंट्स को लकी बोलते हुए कहता है कि ये सभी के सभी एक ही कॉलेज में जाएंगे, ये सारे काफी लकी हैं। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर रियो, एन और काइजाकी को देखते हैं जो कि साथ में मिलकर यहाँ पर ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, जहाँ पर काइजाकी इन दोनों से कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर पीने के लिए क्यों आ गए। जिसके बाद एन कहती है कि हम ऐसी कंडीशन में ऐसे यंग दिखते हुए ये सारी चीजों को नहीं खरीद सकते, तो हमें ये सारी चीजें रियल लाइफ लैब प्रोवाइड करती है तुम्हारे घर में, और इससे हमारा थोड़ा सा पैसा भी बच जाता है। ये सब कुछ तुम्हारे एक्सपेंसिव से जाता है जो कि तुम्हें रियल लाइफ लैब दे रही है। और यहाँ पर हंसने लगते हैं और ये सब सुनकर जो काइजाकी है वो कहता है कि ये तो काफी भयानक लोग हैं। जहाँ पर रियो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है काजुमी कैसा फील कर रहा है रेन के बारे में, और क्या तुमने किसी गर्लफ्रेंड बनने के बारे में नहीं सोचा। जो सुनकर काइजाकी कहता है कि क्या मैं अब गर्लफ्रेंड बनाऊंगा स्कूल में। तो रियो कहता है कि इससे आगे क्या ही फर्क पड़ेगा, एट दी एंड 1 साल के बाद ये सभी लोग तुम्हें भूल ही जाएंगे वैसे भी, जैसे ही रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर थोड़ा सा सहम जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल में काजुमी और काइजाकी दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं, और तभी बात ही बात में काइजाकी यहाँ पर काजुमी से पूछ रहा होता है कि काजुमी तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताओ, क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो काजुमी बताता है कि 1-2 लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया था। तो काइजाकी कहता है तो फिर तुमने क्या किया। जिसपे वो कहता है कि मैंने मना कर दिया। और काइजाकी कहता है क्या तुम अभी किसी को पसंद करते हो। तो काजुमी बताता है कि मैं हाँ सबको पसंद करता हूँ। जहाँ पर काइजाकी ये सारी चीजों को सुनकर काफी गुस्से आ जाता है और कहता है कि तुम कितने बोंदू लड़के हो, और गुस्सा होते हुए उसे
कह रहा होता है कि ये मेरा मतलब नहीं है, जिसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि अभी तुम इतने बड़े होगी, तुम समझ जाओगी आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वो फिर से उसे पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करते हो या फिर तुम चाहते हो कि तुम किसी का हाथ पकड़ो। जहाँ पर वो सोचने लगता है और उसे यहाँ पर एक ही लड़की की याद आती है जो कि रैन होती है, और कैसा कि यहाँ पर लव लाइफ के बारे में उसे काफी लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा होता है और कहता है कि पढ़ाई काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सारी चीजें भी लाइफ में मैटर करती है। जिसके बाद काजुओमी काइजाकी से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने किसी लड़की को कभी किस किया है। तो काइजाकी कहता है कि हाँ मैंने किया है, मैंने सब कुछ किया है, मेरे पास लड़कियों के साथ में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। जो सुनकर काजुओमी यहाँ पर काफी हैरान होता है और वो काइजाकी से कहता है कि तुम इतने डम हो तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हें किसी कोई लड़की कभी भाव देगी। जो सुनकर काइजाकी यहाँ पर काफी गुस्से हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे डम कैसे बोल रहे हो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर काजुओमी और काइजाकी दोनों एक घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो छुपकर देख रहे होते हैं कि रैन एक एडल्ट से बात कर रही होती है। जहाँ पर काइजाकी उसे देखकर ही समझ जाता है और उससे याद आता है कि ये वही लड़का है जो कि उसे साइकी की ग्रेव के पास मिला था। और काइजाकी ये सारा सबूत देखकर काफी हैरान होता है और काजुओमी उसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये कौन है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रैन है वो नीचे गिरने वाली होती है और तभी वो एडल्ट उसे पकड़ लेता है, जो देखकर काजुओमी से यहाँ पर बिल्कुल भी रुका नहीं जाता और भागते हुए वहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर काइजाकी काफी घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज काजुओमी उसके सामने मेरा नाम मत लेना, क्योंकि रियो ने यहाँ पर काइजाकी से बोला था कि अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो जो रियल लाइफ का एक्सीडेंट है वो हमें यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। जहाँ पर काइजाकी ये सारी चीजों को सोचते हुए काफी घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मेरा नाम मत लेना। जहाँ पर काजुओमी को देखकर यहाँ पर रैन काफी हैरान होती है, लेकिन तभी वो आदमी उससे पूछ रहा होता है और कहता है कि रैन ये कौन है। जहाँ पर वो बताती है कि ये मेरा क्लासमेट है और ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हो। और कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा था लेकिन मैंने इस लड़की को देखा, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं इसे घर तक छोड़ दूं, लेकिन ये स्ट्रेंजर के साथ बैठने के लिए मना कर रही थी। अच्छा हो कि तुम यहाँ पर आ गए, तुम इसके क्लासमेट हो तो तुम इसे छोड़ देना। फिर वो उसे काजुओमी के साथ छोड़कर चला जाता है, जहाँ से काइजाकी अपने घर की तरफ भाग चुका होता है अभी तक तो। और काजुओमी को मैसेज करता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो अब तुम रेन को सही सलामत स्टेशन तक छोड़ देना, मैं घर जा रहा हूँ। जहाँ पर काजुओमी ये पढ़कर कह रहा होता है कि आखिर तुम बीच में मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन फिर वो रेन के साथ चला जाता है और जाते वक्त वो रेन का हाथ देख रहा होता है और उसे देखकर याद आता है जहाँ पर काइजाकी ने उसे कहा था कि क्या तुम्हारा मन करता है कभी किसी लड़की का हाथ पकड़ने का। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर घर में काजुओमी को देखते हैं, जहाँ पर वो काफी गौर से एक चीज को सोच रहा होता है, जहाँ पर वो रेन के बारे में सारा सब कुछ सोच रहा होता है। और फिर वो काइजाकी को मैसेज करता है कि अब मैं आगे क्या करूँ, मुझे बताओ। मुझे नहीं पता लेकिन मैं रेन से प्यार करने लगा हूँ। और ये चीज को पढ़ते ही यहाँ पर काइजाकी काफी खुश हो जाता है और वो बालकनी के बाहर जाकर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि फाइनली ये हो रहा है। फिर अगले दिन का सीन देखा जाता है, जहाँ पर वो लोग स्कूल में आ चुके होते हैं, जहाँ पर काइजाकी काजुओमी से कह रहा होता है कि तुम्हें फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में पता है, तुम्हें वहाँ पर रेन को लेकर जाना चाहिए, उसे साथ में चलने के लिए पूछो और वहाँ पर जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना। तो वो कहता है कि आखिर में उसे कैसे बताओ और वहाँ जाने के लिए कैसे पूछो। और तभी इतने में ही वहाँ पर एन, चिजुरो और रियो आ जाते हैं, जहाँ पर काजुओमी उन तीनों से भी पूछ रहा होता है कि आखिर मैं ये कैसे करूँ। जहाँ पर वो तीनों के तीनों कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वो फिर से काइजाकी से कहता है कि अब तुम्हें बताओ कुछ, तुम्हें तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। और जैसे ये कहता है तो काइजाकी कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें यहाँ पर ये चीज को बोलने की क्या जरूरत थी। जहाँ पर चिजुरो भी काइजाकी की तरफ काफी भयानक तरीके से देखती है और कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। जहाँ पर उसे देखकर काइजाकी यहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद काजुओमी कहता है कि काइजाकी रहने दो, अब मुझे पता है कि आखिर मुझे कैसे करना है, ये काम मैं खुद ही कर लूंगा और मैं रेन को वहाँ पर फायर फेस्टिवल में लेकर जाऊंगा। वहाँ जाकर मैं उसे बता दूंगा कि आखिर मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ। और यहाँ पर हम चिजुरो को देखते हैं जो कि यहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर जाने वाली है। तभी चिजुरो को वहाँ पर रेन का टेक्स्ट आता है जो कि उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही होती है अपनी और काजुओमी को लेकर। और वो चिजुरो से ये भी कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर देना, जिससे कि फेस्टिवल में हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके अकेले में। और वो काजुओमी को फेस्टिवल में ही प्रपोज करने वाली है। फिर हमें अगले सीन में यहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चिजुरो थोड़ी सी लेट आई होती है। वो ऐसे कभी भी किसी फेस्टिवल में नहीं गई है, तो उसे पता नहीं था कि आखिर वहाँ पर कितने लोग होंगे, जिस वजह से वो अच्छा फील नहीं कर रही होती, क्योंकि उसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसे क्राउडेड स्पेस से काफी डर लगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर एन ने काइजाकी को पकड़ रखा होता है और ऐसे ही फेस्टिवल में घूम रही होती है उसके साथ, जिस चीज को लेकर काइजाकी यहाँ पर काफी परेशान होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर रियो चिजुरो के साथ होता है, जहाँ पर चिजुरो यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ी सी घबराई होती है। तो रियो कहता है अगर तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो, तो चिजुरो उसका हाथ पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर काजुओमी और रेन होते हैं, जो कि अकेले में एक साथ घूम रहे होते हैं। लेकिन तभी काजुओमी पीछे देखता है, जहाँ पर चिजुरो ने रियो का हाथ पकड़ रखा होता है। और ये चीज को काइजाकी भी देख लेता है और ये सोचने लगता है कहीं रियो चिजुरो को पसंद तो नहीं करने लगा या फिर चिजुरो रियो को पसंद तो नहीं करने लगी। और ऐसी सारी चीजें अपने दिमाग में सोच रहा होता है। फिर हम वापस से यहाँ पर काजुओमी और रेन को देखते हैं, जो कि अकेले में घूम रहे होते हैं। फिर वो एक जगह पर आकर एकदम से रुक जाते हैं और तभी काजुओमी एकदम से उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है और उसे आई लव यू भी कह देता है।
जो सुनकर रेन यहाँ पर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और यहाँ पर काफी शौक होते हुए ब्लश करने लगती है। जिसके बाद काजुओमी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजों को कैसे कहूँ, मैंने तो बस डायरेक्ट बोल दिया। और कहता है कि ये सब काइसाकी की वजह से हुआ, उसने मुझे पुश किया था कि मैं तुम्हें आकर अपनी फीलिंग्स वगैरह बता दूं, और वही है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये कह पाया। और मैंने उस दिन जब तुम्हें किसी और के साथ देखा तो अगर मैं सच बताऊं तो मुझे उस दिन काफी बुरा लगा था, और तभी मुझे समझ आया कि मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसके बाद जो रेन है वो भी उससे बोल देती है कि मैं भी फर्स्ट ईयर हाई स्कूल से ही तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कभी ये तुम्हें बोल नहीं पाई। और फिर वो भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है और उसे आई लव यू कह देती है। और यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर थोड़े से शर्मा रहे होते हैं और काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो एन और रियो होते हैं वो काइजाकी और चिजुरो को एक साथ अकेले में छोड़ देते हैं, जहाँ पर काइजाकी समझ जाता है कि इन दोनों ने हमें यहाँ पर अकेले में छोड़ दिया है। और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि कैसे उसके मन में चिजुरो के लिए फीलिंग्स है, और ऐसे ही काफी सारी चीजों को सोचते हुए काफी परेशान हो रहा होता है कि उसे खुद को ही समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या फील करता है। और इसके बाद ये भी सोचता है कि जैसे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा तो सबके सब ये लोग उसे भूल जाएंगे और इसकी कोई भी मेमोरीज नहीं रहेगी इनके पास। जिसके बाद चिजुरो काइजाकी से कहती है कि जैसे तुम अप्रैल में स्टार्ट हुए थे हमारे साथ, तो तुमने स्टार्टिंग में ही काफी सारे फ्रेंड्स बना लिए थे, जो देखकर मैं काफी हैरान थी, क्योंकि मैं पहले सोचा करती थी कि मैं भी फ्रेंड्स बनाऊंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली और तुम्हारी फ्रेंड बनी। और वो उससे पूछती है क्या तुम और रियो दोनों फ्रेंड्स हो, तो काइजाकी कहता है कि हाँ तुम कह सकती हो ऐसा, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और थोड़ी बहुत बातचीत भी होती रहती है। और तभी एकदम से वहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और आसमान में काफी पटाखे फूटने लगते हैं, जहाँ पर काइजाकी चिजुरो की तरफ दिखता है और कहता है कि मुझे भी खुशी है कि मैं तुमसे मिला, लेकिन जब रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो मेरा भी ये लाइफ का जो एक्सपीरियंस है जो कि मुझे रियल लाइफ की वजह से मिला वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं खुश हूँ कि चिजुरो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। लेकिन तभी इस एपिसोड में हमें वापस एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सब्जेक्ट 001 होता है, सब्जेक्ट 002 वो काइजाकी था, और हमें फाइनली यहाँ पर रिवील होता दिखता है कि जो सब्जेक्ट 001 है वो और कोई नहीं बल्कि वो चिजुरो होती है। और हम देखते हैं कि जैसे काइजाकी के पास रियो सामने से आया था, वैसे ही वो एक टाइम पर चिजुरो के पास भी गया था और उससे बोलता है क्या तुम रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन करोगी। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो चिजुरो है वो भी एक एडल्ट ही है, लेकिन वो भी यहाँ पर यंग बन रखी होती है काइजाकी की तरह, और वो भी एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट है। जिसके बाद हमें चिजुरो की भी पास की मेमोरीज को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि कैसे वो स्कूल में आई अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, दोस्तों को बनाया और कैसे कैसे मोमेंट्स उसने जिया है, वापस से एक्सपीरियंस किया है। और वो सोचती है कि ये सारे मोमेंट्स भी वापस से चले जाएंगे जैसे ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल भी खत्म हो जाता है और सभी सब अपने वापस घर चले जाते हैं, जहाँ पर काइजाकी और चिजुरो दोनों ही साथ में होते हैं अकेले में। लेकिन तभी जाते हुए वो दोनों एक मैच पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर दोनों ही अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। और काइजाकी यहाँ पर चिजुरो के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे काफी सारी एडवाइस देने लगता है कि आगे तुम्हें लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ऐसा ही सब कुछ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ से जाते हुए काइजाकी सोच रहा होता है अपनी मेमोरीज के बारे में, और फिर वो चिजुरो से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा, जहाँ पर चिजुरो भी सेम ही रिप्लाई करती है और कहती है कि काइजाकी मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर रियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट को लिख रहा होता है, जहाँ पर एन उससे कह रही होती है कि मैंने तुमसे बोला था ना ये सब्जेक्ट काफी अच्छा रहेगा। तो रियो कहता है कि हाँ जो काइजाकी है उसने सब कुछ मैनेज कर लिया, और एन कहती है कि जो चिजुरो है वो भी इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कर लेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो रियो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो कर लेगी। नेक्स्ट टर्म में जो रियल लाइफ लैब है तुम्हें उसका सपोर्ट बनाया है तो तुम उसे हैंडल कर लेना। तो आन कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी। जिसके बाद ये स्टोरी क्लासरूम में खत्म होती है, जहाँ पर काइजाकी और चिजुरो दोनों ही टेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। ना ही काइजाकी को पता है कि चिजुरो एक टेस्ट सब्जेक्ट है और ना ही चिजुरो को पता है काइजाकी के बारे में। ये सारी चीजें सिर्फ रियो और एन को ही पता होती है। वहीं वापस से इनकी नॉर्मल स्कूल लाइफ चलने लगती है, जहाँ पर एपिसोड के एंड में काइजाकी कह रहा होता है कि मैं इस अपनी रियल लाइफ को काफी अच्छे से जीऊंगा, मुझे सिर्फ एक बार मौका मिला है तो मैं इसका बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढूंगा और उसी तरह से जीऊंगा। और ये सारी चीजों को होते हुए यहाँ से रियो और एन दिख रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।